प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 का सेकंड पोर्शन यानी पार्टिकल फिजिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 12.5 फंडामेंटल पार्टिकल्स। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सके। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। चैप्टर नंबर 12 न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के बेसिकली 2 पोर्शंस हैं, जिनमें से सबसे पहला पोर्शन है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर जिसमें हमने न्यूक्लियर फोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ा है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके साथ साथ हमने मैटर एंड एंटी मैटर के बारे में पढ़ा है जिसमें हमने पेयर प्रोडक्शन एनाहिलेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा है। देन हमने रेडियो एक्टिविटी को डिटेल में डिस्कस किया है, अल्फा डीके, बीटा डीके और गैमा डीके। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टिकल फिजिक्स जो कि चैप्टर नंबर 12 का सेकंड पोर्शन है। कुछ पार्टिकल्स के बारे में तो आप जानते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन ना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं हैं। देखो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या पढ़ते रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते रहे हैं। उसमें हमने मेनली डिस्कशन की थी प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की। अल्फा डीके और इसके साथ साथ बीटा डीके में हमने यही देखा कि न्यूट्रॉन्स ऐसे हुए, प्रोटॉन्स ऐसे हुए, यानी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के साथ डील किया है। लेकिन ये जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है ना, ये कोई फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि ये और पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं और उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं क्वार्क्स। तो इसका मतलब कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से छोटे पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके मिलने से न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बनते हैं। तो उन पार्टिकल्स को हम बेसिकली पार्टिकल फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। लेकिन बच्चों किसी भी नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम तो ये देखते हैं कि उस टॉपिक में बेसिकली हमने पढ़ना क्या है और वो टॉपिक एक्चुअली है क्या। देखो अगर हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, प्रोटॉन पार्टिकल है, न्यूट्रॉन पार्टिकल है, क्वार्क पार्टिकल है, तो भाई पार्टिकल होता क्या है, पहले ये तो समझ में आए कि पार्टिकल एक्चुअली होता क्या है। यानी हमें पार्टिकल का मीनिंग तो समझ में होना चाहिए। आप पार्टिकल को शायद समझते होंगे कि कोई बाल की तरह होता है, इस तरह सॉलिड सा होता है, बहुत छोटा सा होता है, लेकिन पार्टिकल ऐसा नहीं होता। मॉडर्न फिजिक्स में हम पार्टिकल को जिस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं वो टोटली डिफरेंट है जिस तरीके से हम सोचते हैं। तो चलिए सबसे पहले पार्टिकल को ही समझते हैं कि एक्चुअली पार्टिकल है क्या। और ये जो पार्टिकल है ना, इसको हम कुछ एनालॉजी से समझेंगे कि मॉडर्न फिजिक्स में हम पार्टिकल्स को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। क्योंकि जब तक आपको पार्टिकल के बारे में अच्छे तरीके से मालूम नहीं होगा कि पार्टिकल होता क्या है, तब तक आप पार्टिकल फिजिक्स को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते। देखो फर्स्ट सेकंड ईयर की फिजिक्स का जो पुराना कोर्स था उसमें सेकंड ईयर में न्यूक्लियर फिजिक्स से एक चैप्टर हुआ करता था और उसमें पार्टिकल्स का कोई इतना ज्यादा पोर्शन नहीं था, बस क्वार्क्स के बारे में थोड़ा बहुत था कि इस तरीके से होते हैं क्वार्क्स। लेकिन आपका ये वाला जो सिलेबस है, करंट सिलेबस जो कि न्यू सिलेबस है जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें पार्टिकल फिजिक्स का अच्छा खासा पोर्शन शामिल है। बीएस लेवल पर तो मैंने कई मरतबा पार्टिकल फिजिक्स पढ़ा रखी है। पार्टिकल फिजिक्स का पूरा एक कोर्स है, पार्टिकल फिजिक्स 1, पार्टिकल फिजिक्स 2। लेकिन वो जो पार्टिकल फिजिक्स का कोर्स है ना, उन स्टूडेंट्स को तो मैं काफी एडवांस लेवल पर पढ़ा सकता हूं। लेकिन जो आपका जो कोर्स है पार्टिकल फिजिक्स का, जिसमें हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स, इसके साथ साथ क्वार्क्स और हिग्स बोसॉन के बारे में पढ़ना है, ये कोर्स तो फंडामेंटल कोर्स है, लेकिन इसमें जो टर्म्स यूज हुई है ना वो बहुत ही हाई लेवल की टर्म्स है, जैसे कि बूज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स, फर्मियान्स, बोसॉन्स, बारियन्स, हेड्रॉन्स। ये जो टर्म्स यूज हुई है ना, ये टर्म्स काफी हायर फिजिक्स की टर्म्स है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही ग्राउंड लेवल पर आके मैं समझाऊं कि एक्चुअली ये टर्म्स हैं क्या, बूज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होती है और ये पार्टिकल्स होते क्या है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ये वाला आर्टिकल में आपको प्रॉपरली एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट करके समझाऊं कि पार्टिकल होता क्या है, फिर पार्टिकल्स को हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, पार्टिकल्स डिस्कवर कैसे हुए, यानी साइंटिस्ट को ये कैसे मालूम हुआ कि ये वाले पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फाइनल आर्टिकल तक पहुंचेंगे और एकदम बहुत ही
जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए करना ये होगा कि आपको लेक्चर स्टार्ट से एंड तक पूरा सुनना होगा, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखो, आपकी बुक में जो आर्टिकल लिखा हुआ है ना पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स वाला आर्टिकल अगर ले लें तो उस आर्टिकल में कोई इतना प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है। इसी वजह से मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं ये प्रॉपर सीक्वेंस के साथ नोट्स बनाए हैं। है सारा बुक वाला मटेरियल ही, लेकिन उसको एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज किया ताकि आपको आसानी से याद हो सके। और फिजिक्स इनसाइड आउट का तो एम ही ये है कि हर बच्चे तक फ्री और क्वालिटी एजुकेशन उसके डोर स्टेप तक पहुंचाई जा सके। आपके कंसेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर करना, आपको अच्छे तरीके से एक एक पैराग्राफ समझाना कि एक एक लाइन में क्या लिखा गया है, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। बस फिजिक्स इनसाइड आउट का जस्ट यही एम है। तो इसी एम को कंसिडर करते हुए आज मैं आपको पार्टिकल फिजिक्स में पूरा माहिर बनाने वाला हूं। बस आपने क्या करना है, लेक्चर को स्टार्ट से एंड तक गौर से सुनना है ताकि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली पार्टिकल होता क्या है। स्टार्ट करते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की थिंकिंग से। जो हम लोग सोचते हैं, मैं सोचता हूं या फिर आप सोचते हैं, हम कैसे सोचते हैं कि अगर इस कप को ग्राइंड कर दिया जाए और इसके छोटे छोटे जर्रे बना दिए जाएं तो हम कितना सा जरा इमेजिन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जितना वो सैंड का एक पार्टिकल होता है ना, रेत का एक पार्टिकल, इतना हम सोच सकते हैं। यानी हमारी समझ में इतना सा पार्टिकल आता है कि वो जो रेत का एक छोटा सा जर्रा है ना, इतने इतने जर्रों में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रेत के एक जर्रे में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? रेत के एक जर्रे में अगर मैं इसको ग्राइंड कर दूं, इसको क्रश करके बिल्कुल इसको पाउडर फॉर्म में बना दूं, तो मुझे सैंड की तरह ये फील होगा, यानी कि एक छोटा सा ग्रेन। तो ये जो रेत का एक छोटा सा जर्रा है ना, इसमें 10⁻18 से लेकर 10⁻19 एटम्स तक प्रेजेंट हो सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं 10⁻18 का क्या मतलब है? 10⁻18 का मतलब यह है 1 के आगे 18 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि रेत के एक जर्रे में इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। तो फिर खुद सोचो कि हम कितने छोटे लेवल की बात कर रहे हैं। यानी हमारी सोच से जितना हम सोच सकते हैं उससे भी हम छोटे लेवल पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि एटम फिर एक बहुत ही छोटी चीज है। अगर एटम का हम एवरेज कंसिडर करेंगे, उसका जो साइज है तो वो ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 मीटर, यानी कुछ इस सीरीज में बनता है। तो ये एक बहुत ही छोटा फिगर है। और फिर जो न्यूक्लियस है वो तो एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस आपको मालूम है कि बिल्कुल छोटा सा होता है, एटम के साइज से बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस का साइज, यानी मैस वहां पर कंसंट्रेटेड होता है। तो सोचो कि अगर इसमें इतने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं और एटम का साइज इतना, और न्यूक्लियस हम कहते हैं कि एटम के ओवरऑल साइज से बहुत 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 छोटा है, तो फिर जरा खुद सोचो कि न्यूक्लियस और फिर उसमें प्रोटॉन्स, फिर उसमें न्यूट्रॉन्स, और फिर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में मजीद फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो कभी आपने इमेजिन किया है कि हम किस लेवल तक जाके पढ़ रहे हैं इसको? तो बेसिकली यही है बेसिक्स ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स हमें यह बताती है कि जब हम इस लेवल पर जाते हैं, यानी कि हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को स्टडी करते हैं, तो वहां पर उनमें जो पार्टिकल्स हैं जैसे कि क्वार्क्स हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। तो हम जो समझते हैं ना कि एटम एक छोटी सी बाल की तरह होता है, एक सॉलिड बाल की तरह होता है, तो ये कंसेप्ट टोटली रॉन्ग है। एटम सॉलिड नहीं होता, ना ही एटम बाल की तरह होता है। एटम इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो आज मैं आपको एक न्यू पिक्चर ऑफ एटम पहले देने जा रहा हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स को हमने इंटरप्रेट किस तरीके से करना है। तो चलिए पहले एटम का एक थोड़ा सा मॉडर्न व्यू ले लेते हैं। अब एटम की जो मॉडर्न पिक्चर है उसमें कंसिडर किया जाता है कि सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसमें न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इसके साथ साथ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो न्यूक्लियस है इस पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है।
और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं कुछ इस तरीके से। जिस तरीके से प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं, कुछ इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं और कुछ इस पैटर्न पर मूव करते हैं, यानी कि शेल्स में मूव करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। अब यहां पर ये जो एटम है ये कोई सॉलिड बॉल नहीं होती। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे समझते हैं कि ये जो एटम है ये एक सॉलिड बॉल की तरह होता होगा, बिल्कुल एक हार्ड स्फीयर की तरह होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो एटम है बेसिकली इसके सेंटर पे न्यूक्लियस है और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये क्लाउड की तरीके से होते हैं। देखो ये जो बादल है इसको तो आपने ऑब्जर्व किया हुआ है, इसकी कोई डेफिनेट एजेस नहीं होती। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो क्लाउड है इसका साइज कितना है, तो क्योंकि उसकी डेफिनेट एजेस नहीं है तो आप एक एवरेज सा साइज बताएंगे। सिमिलरली यहां पर न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं शेल्स में, ये भी एक क्लाउड की तरह होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड होता है और ये जो एटम है इसकी कोई डेफिनेट एजेस नहीं होती। क्योंकि जो क्लाउड है इसकी कोई डेफिनेट एजेस नहीं होती, तो एक एवरेज सा डायमीटर जो एटम का लिखा जाता है वो ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 मीटर है। और ये जो न्यूक्लियस है इसका साइज एटम के साइज से बहुत ही स्मॉल है, यानी न्यूक्लियस बहुत छोटा सा होता है और इसका जो डायमीटर वो ऑलमोस्ट 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है, यानी नियरली 10⁻⁻15 मीटर होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। देखो ये जो फैन है ये जब चल रहा होता है तो उस वक्त आपको एक ब्लर सा सर्कल दिखाई देता है, यानी आप उस फैन के ब्लेड्स को लोकेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही फैन रेस्ट पर हो, घूम ना रहा हो, तो उस केस में आप उसके ब्लेड्स को इजीली लोकेट कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका भी न्यूक्लियस के अराउंड एक क्लाउड सा होता है, एक ब्लरी सी फीलिंग आती है। अब एक्चुअली ये जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड इनविजिबल फील्ड्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है? इनविजिबल फील्ड्स प्रेजेंट होती हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उस इनविजिबल फील्ड में एक मामूली सी वाइब्रेशन है। देखो जैसे वाटर में आप स्टोन फेंकते हैं ना तो वहां पर वाटर वेव्स जनरेट होती हैं, अगर वाटर ना प्रेजेंट हो तो वाटर वेव्स जनरेट नहीं हो सकती। सिमिलरली यहां पर न्यूक्लियस के अराउंड एक इनविजिबल सी फील्ड प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन उस इनविजिबल फील्ड में एक मामूली सी वाइब्रेशन है। ये मॉडर्न कंसेप्ट है पार्टिकल का, यानी कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली न्यूक्लियस के अराउंड इनविजिबल फील्ड्स में एक मामूली सी वाइब्रेशन है। यहां पर एक मामूली सी वाइब्रेशन, यहां पर एक मामूली सी वाइब्रेशन। जब इस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया जाता है तो ये कुछ पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो करता है, लेकिन जब इसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता तो ये वेव लाइक बिहेवियर शो करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसका पार्टिकल लाइक बिहेवियर भी है और वेव लाइक बिहेवियर भी है। सेकेंड ईयर में मॉडर्न फिजिक्स में आप ये बात पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है इसका भी वेव लाइक बिहेवियर होता है। इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्ट हो सकते हैं, तो डाइफ्रैक्शन बेसिकली वेव्स का फिनोमेना है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर भी होती है। तो यहां पर बेसिकली जो पार्टिकल है ये एज ए पार्टिकल भी बिहेव करता है, एज ए वेव भी बिहेव करता है। तो पार्टिकल्स की मॉडर्न पिक्चर कुछ इसी तरीके से है। अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं ये कोई फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये इनफैक्ट फर्दर कुछ पार्टिकल्स के मिलने से बने हैं और जिन पार्टिकल्स से ये बने हैं उनको हम क्वार्क्स कहते हैं। ये जो प्रोटॉन है इसमें फर्दर 3 क्वार्क्स होते हैं, इसी तरीके से न्यूट्रॉन में भी फर्दर 3 क्वार्क्स होते हैं। और ये जो क्वार्क है इसको ट्रूली फंडामेंटल पार्टिकल समझा जाता है फिलहाल तक, यानी कि प्रेजेंट एज में क्वार्क को एक ट्रूली फंडामेंटल पार्टिकल समझा जाता है और यह समझा जाता है कि क्वार्क का कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है। फंडामेंटल पार्टिकल की जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो यही है कि ऐसा पार्टिकल जिसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ना हो। तो क्वार्क को ऐसा पार्टिकल समझा जाता है कि इसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको भी ऐसे समझा जाता है कि इसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट लाइक पार्टिकल है जिसकी कोई सरफेस नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को एक ऐसा पार्टिकल समझा जाता है जिसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है। तो प्रेजेंट एज में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स इनको फंडामेंटल पार्टिकल समझा जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसको हम कहते हैं लेप्टॉन फैमिली। आगे चलकर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक आपने इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि अभी जो हमने इंट्रोडक्टरी डेफिनेशंस पढ़नी है उनमें लेप्टॉन फैमिली का वर्ड यूज होगा। इसलिए आपने याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये लेप्टॉन फैमिली से बिलोंग करता है। लेप्टॉन फैमिली में कुछ और पार्टिकल्स भी हैं, उनको इसी लेक्चर में आगे चलकर हम पढ़ेंगे।
तो लेप्टॉन फैमिली में बेसिकली जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको फंडामेंटल पार्टिकल्स समझा जाता है, यानी वो ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है। सिमिलरली क्वार्क को भी ऐसा पार्टिकल समझा जाता है जिसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है। तो आपकी बुक में भी फंडामेंटल पार्टिकल्स की डेफिनेशन कुछ इसी तरीके से लिखी गई है। ए फंडामेंटल पार्टिकल इज डिफाइंड एज ए पार्टिकल दैट इज नो इंटरनल स्ट्रक्चर एंड इज देयरफॉर इंडिविजिबल, और इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। देखो क्योंकि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ही नहीं है, एक पॉइंट लाइक पार्टिकल है, इसकी कोई सरफेस भी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर इंडिविजिबल हो जाएगा, यानी कि एक फंडामेंटल पार्टिकल बन जाएगा। और फंडामेंटल पार्टिकल की डेफिनेशन क्या है कि इसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। और प्रेजेंट एज में हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से जानते हैं, क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। लेप्टॉन फैमिली में कुछ पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और इसके साथ साथ क्वार्क्स भी क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो हेडिंग लगाइए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एट प्रेजेंट एज द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर आर कंसिडर्ड टू बी क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। अब बेसिकली क्वार्क्स के मिलने से प्रोटॉन्स बनते हैं, न्यूट्रॉन्स बनते हैं, मीजॉन्स बनते हैं। तो यहां पर इसी वजह से ब्रैकेट में लिखा है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड मीजॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। मीजॉन्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी आगे चलकर आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हमने डेफिनेशन में इतना पढ़ा है कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और मीजॉन्स जो हैं ये बेसिकली क्वार्क्स के मिलने से बनते हैं, यानी कि 3 क्वार्क्स या फिर 2 क्वार्क्स मिलते हैं तो इस तरह के पार्टिकल्स बनते हैं। आगे चलकर हम कंपोजिशन पढ़ेंगे कि प्रोटॉन्स कितने क्वार्क्स से मिलकर बनता है, मीजॉन कितने क्वार्क्स से मिलकर बनता है। लेकिन यहां तक आपने याद रखना है कि प्रोटॉन्स, मीजॉन्स और न्यूट्रॉन्स किससे मिलकर बनते हैं, क्वार्क्स से। और लेप्टॉन्स में कौन कौन शामिल है, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रिनोस। न्यूट्रिनो के बारे में भी ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, बीटा डीके में मैंने आपको बताया था। तो जो न्यूट्रिनो है ये भी बेसिकली लेप्टॉन फैमिली में शामिल है, इलेक्ट्रॉन भी लेप्टॉन फैमिली में शामिल है, और पॉजिट्रॉन भी। पॉजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। ये हमने मैटर और एंटी मैटर वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर रखा है। सो दीज आर रिगार्डेड एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो यहां तक फिर एक बात तो अच्छे से याद कर लो कि क्वार्क्स और लेप्टॉन्स ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। क्वार्क्स के मिलने से क्या बनता है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और मीजॉन्स वगैरह। और इसके साथ साथ लेप्टॉन्स में कौन कौन आता है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन बेसिकली लेप्टॉन फैमिली में ही शामिल है। इसके साथ साथ न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, और ये सारे क्या है, लेप्टॉन्स हैं। तो लेप्टॉन्स और क्वार्क्स को प्रेजेंट एज में ये समझा जाता है कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है। देखो पहले वाले साइंटिस्ट समझते थे कि एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, लेकिन अब प्रेजेंट एज में हमें यह मालूम है कि क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, तो आपने क्या लिखना है, क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स आर कंसिडर्ड एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और मीजॉन्स क्वार्क्स के मिलने से बनते हैं, जबकि लेप्टॉन्स में कौन कौन शामिल है, इलेक्ट्रॉन्स शामिल है, न्यूट्रिनोस शामिल है, और इसके साथ साथ पॉजिट्रॉन्स शामिल है। अब देखते हैं कि पार्टिकल्स क्रिएट कैसे होते हैं या फिर डिस्कवर कैसे होते हैं, यानी कि ये जो क्वार्क्स हैं या फिर इस तरीके के जो पार्टिकल्स हैं इनको कैसे डिस्कवर किया गया, साइंटिस्ट को कैसे मालूम हुआ कि मीजॉन्स होते हैं, इस तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, यानी पार्टिकल्स कैसे क्रिएट हुए या फिर पार्टिकल्स कैसे डिस्कवर हुए। तो इसमें हम पार्टिकल्स की क्रिएशन के बारे में भी पढ़ेंगे और उनकी डिस्कवरी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पर पार्टिकल्स की क्रिएशन के लिए या फिर डिस्कवरी के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं उनको हम कहते हैं हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंट्स। तो हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंट्स में बेसिकली क्या होता है कि एक एक्सेलरेटर होता है जिसमें पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराया जाता है। और पार्टिकल एक्सेलरेटर के बारे में ऑलरेडी मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं कि पार्टिकल एक्सेलरेटर एक लार्ज डिवाइस होती है जिसमें नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है, फिर उनको आपस में कोलाइड कराया जाता है या फिर किसी टारगेट पर बम्बार्ड कराया जाता है, तो वहां से फर्दर न्यू पार्टिकल्स डिस्कवर होते हैं। तो आपकी बुक में ये लिखा गया है व्हेन अ न्यूक्लियस इज ब्रोकन अपार्ट in a ultra high energy particle accelerator or when two high energy particles collide completely new type of particles are produced। यानी जब किसी न्यूक्लियस को ब्रेक किया जाता है, अब न्यूक्लियस को कैसे ब्रेक किया जाता है, बेसिकली पार्टिकल एक्सेलरेटर में पार्टिकल्स को काफी हाई एनर्जी पर और बहुत ही हाई स्पीड पर यानी नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट एक्सेलरेट करवाया जाता है और फिर उनको न्यूक्लियस पर बम्बार्ड किया जाता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस ब्रेक होता है और वहां से फिर हमें फर्दर पार्टिकल्स के बारे में मालूम होता है। तो आपकी बुक में ये लिखा गया है कि जब न्यूक्लियस को ब्रेक अपार्ट किया जाता है अल्ट्रा हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर में या फिर टू हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड किया जाता है तो उस केस में नए पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। दीज पार्टिकल्स डू नॉट नॉर्मली एग्जिस्ट इनसाइड एटम्स ऑफ ऑर्डिनरी मैटर। अभी जो अल्ट्रा हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं ना, जैसे कि केआन्स हैं, पाइऑन्स हैं, इस तरीके के जो पार्टिकल्स हैं ये कोई स्टेबल पार्टिकल्स नहीं होते बल्कि कुछ टाइम के बाद डिके हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं।
तो यहां पर इसी वजह से लिखा है कि जो पार्टिकल्स अल्ट्रा हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में प्रोड्यूस होते हैं या फिर क्रिएट होते हैं, ये नॉर्मल मैटर में एग्जिस्ट नहीं करते। नॉर्मल मैटर में क्या होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में क्वार्क्स होते हैं। नॉर्मल मैटर में इतना ही होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में क्वार्क्स। दिस इज नॉर्मल मैटर। इसके अलावा जो बहुत सारे पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं ना, जैसे कि पाइऑन्स हैं, किऑन्स हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्रिएट होने के बाद फिर डिके भी हो जाते हैं। तो इस वजह से लिखा है दीज पार्टिकल्स डू नॉट नॉर्मली एग्जिस्ट इनसाइड एटम्स ऑफ ऑर्डिनरी मैटर, यानी ऑर्डिनरी मैटर के जो एटम्स होते हैं उनमें ये नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि जस्ट अल्ट्रा हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में जब पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवा के कोलाइड करवाया जाता है तो उस केस में ये प्रोड्यूस होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर द रिजल्ट ऑफ वायलेंट कोलिजन्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्लोर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यानी बेसिकली हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवा के बम्बार्ड इसलिए करवाया जाता है ताकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को मालूम किया जा सके। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को मालूम करते करते दरमियान में ये पार्टिकल्स भी डिस्कवर हो जाते हैं, यानी मेन एम तो ये होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को स्टडी किया जा सके, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के साथ साथ ये पार्टिकल्स भी जनरेट होते हैं। तो यही जो पार्टिकल्स हैं इनको फिर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है जिनको हम पार्टिकल की फैमिलीज कहते हैं, और इसके साथ साथ कुछ पार्टिकल्स हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रेंज पार्टिकल्स। अब जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स है ना, इनको बेसिकली स्ट्रेंज इसलिए कहते हैं कि जब पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में क्रिएट होते हैं, एक्चुअली 1940s में इनको ऑब्जर्व किया गया था, जब पार्टिकल्स क्रिएट हुए ना तो नॉर्मली जो पार्टिकल्स क्रिएट होते थे वो बहुत ही जल्दी से डिके हो जाते थे, लेकिन ये जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स है ना, ये नॉर्मल पार्टिकल्स के डिके होने के टाइम से थोड़ा ज्यादा टाइम लेते थे, अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, तो इस वजह से इनको नाम दे दिया गया स्ट्रेंज पार्टिकल्स। तो यहां पर आपकी बुक में लिखा गया मोर देन 100 न्यू पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड, यानी तकरीबन 100 से ज्यादा पार्टिकल्स डिस्कवर कर लिए गए हैं और उनको डिफरेंट फैमिलीज में शामिल कर दिए गए, यानी उनकी डिफरेंट तरीके से ग्रुपिंग कर दी गई है। और ग्रुपिंग को जिस तरीके से की गई है कि जिन पार्टिकल्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उनको एक ग्रुप में, फिर बाकी को एक ग्रुप में, बाकी को एक ग्रुप में, यानी कोई इस तरीके से जैसे कि पार्टिकल्स को स्पिन की बेस पर क्लासिफाई किया जाता है, या फिर मैटर पार्टिकल्स हैं या फिर फोर्स कैरियर्स हैं, इस बेस पर भी उनको कैटेगराइज किया जाता है, या फिर इस तरीके से भी कैटेगराइज किया जाता है कि कौन से पार्टिकल्स स्ट्रांग फील्ड में इंटरेक्शन शो करते हैं, यानी कि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, और कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते। ये डिफरेंट तरीके से उनको क्लासिफाई करके उनकी ग्रुपिंग बना जाती है और इस तरीके से पार्टिकल्स की फैमिलीज बनती हैं। मेनी ऑफ दीज पार्टिकल्स वर एक्सप्लेन्ड बाय थ्योरेटिकल फिजिक्स, ये थ्योरेटिकल फिजिक्स ने बहुत से पार्टिकल्स को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनको फिर स्ट्रेंज पार्टिकल्स कह दिया गया। दे आर ऑलवेज क्रिएटेड इन पेयर्स, और ये जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स है ना, ये भी हमेशा पेयर्स में क्रिएट होते हैं। यहां पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेंज पार्टिकल्स कैसे क्रिएट होते हैं। पाइऑन प्रोटॉन कोलिजन, यानी कि पाइऑन और प्रोटॉन जब आपस में कोलाइड करते हैं तो उस केस में टू स्ट्रेंज पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं? किऑन एंड लेम्डा। लेम्डा को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, लेम्डा के ऊपर इस तरीके से, दिस इज लेम्डा पार्टिकल एंड दिस इज किऑन। किऑन के ऊपर एक छोटा सा करके जीरो पे लिख देना है। तो यहां पर रिएक्शन किस तरीके से हो जाएगा? पाइऑन प्लस प्रोटॉन, और यहां से क्या मिला, यानी इन दोनों ने जब हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर में कोलाइड किया तो वहां से किऑन, ये के जो है ये कैपिटल है, ये स्मॉल नहीं है। आपकी बुक में के स्मॉल लिखा गया, बट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल है डेट इज कैपिटल के, आपने यहां पर स्मॉल के नहीं लिखना, प्लस लेम्डा पार्टिकल। अब ये जो किऑन और ये जो लेम्डा पार्टिकल है ना, ये दोनों बेसिकली स्ट्रेंज पार्टिकल्स है, यानी कि जो नॉर्मल पार्टिकल्स पार्टिकल एक्सेलरेटर में क्रिएट होते हैं उनसे ज्यादा इनका डिके टाइम है, यानी ये थोड़ा लॉन्ग टाइम लेते हैं डिके होने के लिए। देखो यहां पर लॉन्ग से मुराद ये 10⁻⁻8। नॉर्मली जो पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं ना हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर में, उनका जो डिके टाइम है वो ऑलमोस्ट 10⁻23 सेकंड होता है, लेकिन इनका ऑलमोस्ट 10⁻⁻8, ये इसके राउंड अबाउट इतने सेकंड्स होता है। तो इस वजह से इनको कहते हैं स्ट्रेंज पार्टिकल्स। अब प्रोटॉन के बारे में तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये पाइऑन क्या चीज है? पाइऑन को हम अभी आगे चलकर मीजान्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर देखेंगे कि पाइऑन क्या होता है। यहां तक आपने ये याद रखना है कि किऑन और लेम्डा ये दोनों क्या है? स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं। तो बेसिकली स्ट्रेंज पार्टिकल्स भी जब क्रिएट होते हैं तो क्या होते हैं? पेयर में क्रिएट होते हैं। तो यहां पर ये कैसे क्रिएट हुए? पेयर में क्रिएट हुए। अब चलते हैं नेक्स्ट, स्पिन एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि इस आर्टिकल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और ये वो पोर्शन है जिस पर मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की है। देखो बीएस लेवल पर तो मैं पढ़ा देता था, क्योंकि वो जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पहले क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स पढ़ा हुआ होता है, उन्होंने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कोर्स पढ़ा हुआ होता है, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स,
लेकिन अब आपको ये वर्ड्स मैंने ग्राउंड लेवल पे आकर समझाने हैं, तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा कि पार्टिकल्स की स्पिन का मतलब क्या है और फिर पार्टिकल्स का मैग्नेटिक नेचर क्या होता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स की स्पिन को जानने के लिए थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। अगर हम स्पिन का थोड़ा सा क्लासिकल व्यू देखें तो हमें क्या मालूम है कि जैसे ये एक बॉल है, ये इस तरीके से स्पिन कर रही है, या फिर हम ये देखते हैं कि वो टॉप इस तरीके से स्पिन करती है। ये है क्लासिकल फिजिक्स। देखो, अगर हम इस बॉल की स्पिन को देख सकते हैं तो वो क्यों देख सकते हैं? क्योंकि इस बॉल में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली एक सेंटर के अराउंड सर्कल में मूव कर रहे हैं। देखो, अगर ये एक बॉल है, ये इसका सेंटर है, तो इसमें यहां पर ये जितने भी पार्टिकल्स होंगे बेसिकली ये सेंटर के अराउंड एक सर्कल में मूव कर रहे होंगे। यानी हम इस बॉल की स्पिन को देख सकते हैं क्योंकि इस बॉल की कुछ ना कुछ सरफेस है। लेकिन ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट लाइक पार्टिकल है, इसकी कोई सरफेस नहीं होती। तो फिर इलेक्ट्रॉन की स्पिन हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्या इलेक्ट्रॉन में कुछ ऐसा है जो एक सेंटर पॉइंट के अराउंड सर्कल में मूव कर सके? देखो, इलेक्ट्रॉन है ही एक फंडामेंटल पार्टिकल, उसकी कोई ऐसी सरफेस ही नहीं है, उसमें कोई और ऐसे पार्टिकल ही नहीं है जो कि मूव करेंगे एक सेंटर पॉइंट के अराउंड और स्पिन बनेगी। इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज अ पार्टिकल एंड फंडामेंटल पार्टिकल, और इसका सेंट्रल एक्सिस, ये बड़ी अजीब सी बात बन जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट लाइक पार्टिकल है, इसकी कोई सरफेस नहीं है, तो इसकी जो स्पिन है ना वो क्लासिकल स्पिन से टोटली डिफरेंट है। जब हम बात करते हैं ना फंडामेंटल पार्टिकल्स की स्पिन, तो फंडामेंटल पार्टिकल स्पिन का ये मतलब नहीं है कि पार्टिकल अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। तो एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन है कि पार्टिकल्स अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं या फिर मूव करते हैं, इसकी वजह से स्पिन क्रिएट होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पार्टिकल्स की एक पैदाइशी प्रॉपर्टी है, जिसको आप कहते हैं ना कि एक पार्टिकल इसी प्रॉपर्टी के साथ बॉर्न हुआ है। यानी कि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन को स्पिन पोजेस करने के लिए मूव करने की या फिर रोटेट करने की जरूरत नहीं है, इट इज इट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इसी तरीके से जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, स्पिन उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ना कि एक्सट्रिंसिक। देखो, अगर एक बॉल है, इसको तो बाहर से रोटेट करवाएंगे एक पॉइंट के अराउंड, तब ये स्पिन करेगी। यानी कि ये जो बॉल है, इसको मैं ऐसे इस पॉइंट के ऊपर ऐसे मूव करा रहा हूं, यानी कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो इस पॉइंट के अराउंड क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं, यानी कि बॉल स्पिन कर रही है। लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी तो कोई सरफेस ही नहीं है, उनमें कोई और ऐसे पार्टिकल्स नहीं है जो किसी सेंटर पॉइंट के अराउंड सर्कल में मूव कर सके। इलेक्ट्रॉन एक खुद पॉइंट लाइक पार्टिकल है। तो इन पार्टिकल्स की जो स्पिन है ना, ये क्वांटम मैकेनिकल स्पिन है, ये क्लासिकल स्पिन से डिफरेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन है तो ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ना कि एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन को स्पिन पोजेस करने के लिए, मैग्नेटिक मूवमेंट पोजेस करने के लिए घूमने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी वो इसी प्रॉपर्टी के साथ बना है। कुछ बात आपको समझ में आ रही है? यानी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी बनी नहीं है, यानी मूव करने की वजह से प्रॉपर्टी नहीं आई, बल्कि इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी वो उसी प्रॉपर्टी के साथ बॉर्न हुआ है, वो उसकी एक पैदाइशी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये जो मैग्नेट है, इसका नॉर्थ और साउथ पोल क्यों होता है, तो आप क्या आंसर करेंगे? जो वहां पे आप आंसर करेंगे ना कि क्यों होता है, इसी वजह से ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना, इनकी भी स्पिन होती है, और ये क्यों होती है? उसी वजह से होती है। जिस तरीके से ना हम इसकी वजह डिफाइन करते हैं ना कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है। देखो भाई, ये नेचुरल थिंग है, इट इज नेचुरल कि जो मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है। अगर इसका रीजन देने की कोशिश करेंगे ना कि मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल क्यों होता है, तो इट इज अ नेचुरल थिंग कि हर मैग्नेट का नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ ना हो। इसी तरीके से ऐसा भी नहीं हो सकता कि फंडामेंटल पार्टिकल हो और स्पिन उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ना हो। तो आपने क्या याद रखना है कि हर फंडामेंटल पार्टिकल की स्पिन क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कुछ पार्टिकल्स की स्पिन 0 है, कुछ की 1/2 है, कुछ की 1 है। तो हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन अब इस स्पिन पर मजीद बात करने से पहले हमें वर्ड स्टैटिस्टिक्स के बारे में मालूम होना चाहिए। किस वर्ड के बारे में? स्टैटिस्टिक्स के बारे में। क्योंकि देखो, आपकी बुक में एक वर्ड लिखा गया है बूज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। वैसे जनरली भी फर्मियान्स, बूजान्स या फिर पार्टिकल्स की स्पिन को समझने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट को समझना पड़ता है। बस थोड़ी सी बात करेंगे इस कंसेप्ट पे, फिर अपने आर्टिकल पर आ जाएंगे। देखो,
कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, इसमें बहुत से नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एटम में बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर पूरे मैटर को कंसीडर करेंगे यानी एक ऑब्जेक्ट को, तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे। तो क्या आप एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ सेपरेटली डील करेंगे, या फिर ये जो लाइट है इसमें फोटॉन्स बहुत सारे होते हैं, क्या आप एक एक फोटॉन के साथ सेपरेटली डील करेंगे कि ये वाला फोटॉन ऐसे मूव कर रहा है, इस फोटॉन की ये प्रॉपर्टी है, इस इलेक्ट्रॉन की ये प्रॉपर्टी है, इस इलेक्ट्रॉन की ये प्रॉपर्टी है, कि वो जो फ्लॉ आइटम है ना मैटर में, उसमें वो वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना उसके पास ये प्रॉपर्टी है? भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो जनरली अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स इस स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन्स इस स्टेट में है। जैसे कि अगर एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं? 1000 स्टूडेंट्स हैं। आप कहेंगे कि 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो 1 क्लास में लेट्स से, और 200 स्टूडेंट्स हैं लेट्स से 2 क्लास में, और इसके साथ साथ फर्दर अगर चलते जाएं तो कुछ 400 स्टूडेंट्स हैं लेट्स से 3 क्लास में हैं। तो यहां तक 700 पूरे हो गए। तो लेट्स से 100 स्टूडेंट्स हैं फिर 4 क्लास में, और 200 स्टूडेंट्स हैं लेट्स से 5 क्लास में। तो यहां पर अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो एक फ्ला स्टूडेंट 1 में है, फिर उसका वो जो भाई है वो 2 में है, और फिर ये 3 में है। यानी एक एक बच्चे को आप सेपरेटली डिफाइन नहीं कर सकते। आप ऐसे कहेंगे क्लास 1 में इतने स्टूडेंट्स हैं जी, 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास 1 में, 2 क्लास में 200 स्टूडेंट्स हैं, इसी तरीके से ग्रेड 3 में 400 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरीके से ये जो पार्टिकल्स हैं जैसे कि फोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर अगर फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम कंसीडर करें तो इनके बारे में भी हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक इलेक्ट्रॉन का ऐसा बिहेवियर है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है, बल्कि हम कलेक्टिवली बात करते हैं कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी स्टेट में है, या फिर इस स्टेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका बिहेवियर इस तरीके का होगा। यानी हम कलेक्टिवली बात करते हैं। तो इस तरीके के स्टैटिस्टिकल कांसेप्ट्स को हम जिस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं दैट इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। क्या कहते हैं उसको? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इसका बीएस लेवल पर एक पूरा कोर्स भी है, लेकिन आपको जस्ट ये समझाना है कि यहां पर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कांसेप्ट्स को यूज करते हुए हम पार्टिकल्स को एनालाइज करते हैं कि इतने पार्टिकल्स इस स्टेट में, या फिर इस स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं, इस टेम्परेचर पे जो पार्टिकल्स हैं वो इस स्टेट में है और उनका बिहेवियर इस तरीके से है। अब देखो ये जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है ना, बेसिकली इसमें भी एक क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, एक क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। जिस तरह हम जनरल मैकेनिक्स में कहते हैं ना क्लासिकल मैकेनिक्स, फिर हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। जैसे हमने पहले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़े, वो क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड थे, और फिर हमने रिलेटिविटी के कुछ कांसेप्ट्स पढ़े जो कि मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है। इसके साथ साथ पेयर प्रोडक्शन, एनाइलेशन ऑफ मैटर, ये भी मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है। सिमिलरली ये जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है इसके भी 2 मेजर पोर्शंस हैं, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब ये जो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है इसको क्योंकि अर्ली साइंटिस्ट ने ही डेवलप किया था, जैसे कि मैक्सवेल सर हैं, तो उस वक्त समझा ही जाता था कि जो पार्टिकल्स हैं ये बेसिकली डिस्टिंग्विशेबल है, कि आप पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को देखने के बाद, फोटॉन्स के बिहेवियर को देखने के बाद साइंटिस्ट को ये मालूम हुआ कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये इनडिस्टिंग्विशेबल है, इनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। पहले साइंटिस्ट ये कहते थे कि डिस्टिंग्विशेबल है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के केस में, लेकिन फिर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स आई, यानी साइंटिस्ट ने जब मजीद रिसर्च की तो उन्हें मालूम हुआ कि पार्टिकल्स जो है ये इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप एक बॉक्स लें और 2 बिल्कुल सेम बॉल्स लें, एक बॉल्स को एक साइड से आप उस बॉक्स में डालें, दूसरी बॉल को दूसरी साइड से डालें, और पहले तो आपको मालूम होगा कि मैंने ये वाली बॉल इधर से डाली थी, ये वाली बॉल इधर से डाली थी, लेकिन फिर उस बॉक्स को आप शेक करें और शेक करने के बाद उस बॉक्स को ओपन करें, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने कौन सी बॉल इस साइड से डाली थी, कौन सी बॉल इस साइड से डाली थी? आप नहीं बता सकते। इसी तरीके से जो पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि फोटॉन्स हैं, ये भी इनडिस्टिंग्विशेबल है, यानी एक फोटॉन को दूसरे फोटॉन से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो यही जो कंसेप्ट है बेसिकली इसके साथ क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स डील करती है। कौन डील करती है बच्चों? क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बेसिकली 2 पोर्शंस हैं, जिनमें से पहला पोर्शन है फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स। क्या पोर्शन है? फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स। और इसके साथ साथ जो सेकंड पोर्शन है दैट इज बूज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। क्या है? बूज-आइंस्टाइन
स्टैटिस्टिक्स। देखो ये कुछ थोड़े थोड़े कंसेप्ट्स हैं, अगर इनको आप समझ लेंगे तो आपके लिए पार्टिकल फिजिक्स एकदम बहुत ही आसान हो जाएगी। आपको ये पार्टिकल्स मैं फिंगर टिप्स पे याद करा के छोड़ूंगा और आपको प्रॉपर ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपने पार्टिकल्स के नाम याद करने हैं और आपने किस तरीके से याद रखना है कि कौन सा पार्टिकल किस फैमिली से बिलोंग करता है। प्रॉपरली पढ़ेंगे एक एक चीज को, लेकिन यहां पर कंसेप्ट इज द फर्स्ट। जब तक कंसेप्ट नहीं आता होगा उस वक्त तक कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए मैं आपको ग्राउंड लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एब्सोल्यूट बिगनिंग से, कि आपके पास इन वर्ड्स का कुछ तो नॉलेज हो। जब आपकी बुक में लिखे गए हैं आपको इतना तो मालूम हो कि बूज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है क्या, जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, एक्चुअली वो वर्ड है क्या। तो इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको ये सब कुछ समझा रहा हूं। अभी आगे चलकर पढ़ेंगे कि आपकी बुक में क्या लिखा गया, सब कुछ नोट्स भी इसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन कंसेप्ट पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अभी हमने स्पिन के बारे में पढ़ा है और हमने ये देखा है कि स्पिन पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, इसके साथ साथ फोटॉन है, पाइऑन है। ये जो पार्टिकल्स हैं ये इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है स्पिन, ये नहीं जैसे हम कहते हैं ना ये पैदाइशी प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स, पाइऑन्स, ये स्पिन जो है इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी ये इसी प्रॉपर्टी के साथ बॉर्न हुए हैं। अभी जो स्पिन है डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन 1/2 होती है और जो फोटॉन्स हैं उनकी स्पिन 1 होती है। इसी तरीके से जो पाइऑन्स हैं उनकी स्पिन 0 होती है। अब मैं आपको पहले समझाऊंगा कि 0 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है। इसके बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हम पढ़ने क्या जा रहे हैं यहां पर। तो चलिए ये जो स्पिन की वैल्यूज हैं इनको पहले समझते हैं। कितनी हमने वैल्यूज लिखी है, 3 वैल्यूज हमने लिखी हैं। तो इन तीनों वैल्यूज को हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्पिन 0 का क्या मतलब है। अगर किसी पार्टिकल की स्पिन 0 है तो इसका क्या मीनिंग है। देखो पाइऑन की जो स्पिन है वो 0 होती है, यानी कि अगर हम पार्टिकल को किसी भी तरीके से रोटेट करवाने की कोशिश करेंगे, देखो यहां पर मैं आपको एनालॉजी से समझा रहा हूं, आपने ये नहीं समझना कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल नहीं है। देखो ये एक वैसे जनरल ऑब्जेक्ट है, एक सॉलिड स्फीयर है। पार्टिकल के बारे में आपको बता चुका हूं कि आपने किस तरीके से पार्टिकल को समझना है। यहां पर मैं आपको जस्ट एक एनालॉजी से समझा रहा हूं कि पाइऑन की स्पिन 0 होने का क्या मतलब है। अगर पार्टिकल की स्पिन 0 होगी तो इसका मतलब यह होगा कि पार्टिकल बिल्कुल सिमेट्रिक होगा, यानी कि सिमेट्रिक पार्टिकल है। और इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि उसका कोई इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम नहीं है। तो इस तरीके से ऐसे पार्टिकल्स की स्पिन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखते हैं कि इस 1/2 स्पिन का क्या मतलब है। एक्चुअली यही बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको हाफ स्पिन के बारे में समझ में आ गया तो ये पार्टिकल्स को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, फर्मियान्स और बोसॉन्स को। ये जो हाफ स्पिन है ना, एक्चुअली ये है तो क्वांटम एंटिटी, इसकी कोई रियल वर्ल्ड में इस तरीके से एनालॉजी नहीं है, लेकिन फिर भी एक एनालॉजी है। इसके जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हाफ स्पिन का मैथमेटिकली क्या मीनिंग है। देखो मैथमेटिकली मीनिंग इस तरीके से है कि अगर आप इसको 720 का रोटेशन दें, यानी कि एक रोटेशन बेसिकली 360 की होती है। देखो सर्कल है ना, इस तरीके से आप इस पॉइंट से स्टार्ट करें वापस इसी पॉइंट पे आए तो कितना एंगल बनेगा, 360, क्योंकि सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है 360 का। अगर आप दोबारा से रोटेट करेंगे तो 720 हो जाएगा। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स जिनको 720 डिग्री की रोटेशन दी जाए तब वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आए। कितनी रोटेशन दी जाए, 720 डिग्री की रोटेशन। जैसे यहां पर मैंने एक ये छोटा सा सेटअप बनाया है, इसमें आप ऑब्जर्व कीजिएगा। अभी मैं इसको एक पूरा राउंड कंप्लीट करवाता हूं, आप देखिएगा। अभी इस एरो की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है। मैं इसको एक राउंड कंप्लीट करवाता हूं, आप प्रॉपरली इसको ऑब्जर्व कीजिएगा कि 1 राउंड कंप्लीट करने के बाद ये आपको कैसा दिखाई देगा। देखो वापस से ये इस व्हाइट साइन पे आ गए, अभी ये एरो नीचे है, इसका मतलब कि 1 राउंड के बाद ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में तो नहीं आया। अब फिर सेकेंड राउंड देते हैं। देखो 360 हो चुका था, अब अगर मैं यहीं पर वापस लेकर आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 720। तो चलो मैं यहां पर लेके आता हूं। अभी देखो ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गए, यानी ऊपर की तरफ ही पॉइंट कर रहे हैं। यानी कि पहली स्टेट में ये नीचे गया था, दूसरी स्टेट में वापस ये किधर आ गए, ऊपर आ गए। तो इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसका भी बिहेवियर इसी तरीके से होता है, यानी इसकी जो स्पिन है वो हाफ होती है। और स्पिन हाफ होने का क्या मतलब है कि एक स्पिन में यानी एक रोटेशन में वो डाउन होगी स्पिन, यानी स्पिन डाउन, और दूसरी में स्पिन अप, यानी कि 2 केसेस बनते हैं, स्पिन अप एंड स्पिन डाउन। कितने केसेस बनते हैं, स्पिन अप एंड स्पिन डाउन। मैंने आपको पहले बताया है कि जस्ट एनालॉजी है, आपने इसको रियल नहीं मानना।
रियल ये क्वांटम एंटिटी है, और जब तक क्वांटम मैकेनिक्स के ऑपरेटर्स और ये प्रिंसिपल्स ना आते हों, रियली इसको नहीं समझा जा सकता। मैं आपको जस्ट एनालॉजी के जरिए सिर्फ कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं कि 1/2 स्पिन का मीनिंग क्या है। इट इज नॉट एक्चुअल कंसेप्ट, एक्चुअली ये क्वांटम एंटिटी है। ये जो स्पिन है इसका क्लासिकल के साथ कोई लेना देना नहीं है। स्पिन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स किया है, इट इज अ क्वांटम एंटिटी, और इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स के बगैर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर मैं आपको जस्ट मॉडल के जरिए थोड़ा सा कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। तो स्पिन अप जो है वो +1/2 होती है और स्पिन डाउन -1/2। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है 2 राउंड्स के बाद। तो अगर 720 डिग्री की रोटेशन के बाद अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर स्पिन हाफ है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के केस में बात करेंगे तो कैसे कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाफ स्पिन वाला पार्टिकल है। तो हाफ स्पिन पार्टिकल बेसिकली क्या है, एक क्वांटम मैकेनिकल एंटिटी है, यानी एक क्वांटम एंटिटी है विद इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम which requires 720 डिग्री रोटेशन टू रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट। यानी इस तरीके का कुछ बिहेवियर होता है कि ये 2 राउंड्स में एक कंप्लीट करता है, यानी कि ओरिजिनल स्टेट में वापस आता है तो इसको 2 राउंड्स चाहिए होते हैं, यानी 720 डिग्री की रोटेशन के बाद ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आता है। अगर 720 डिग्री के बाद 1 बनता है तो फिर 1 राउंड कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि वो आधी स्टेट में आया है। दोबारा 1 राउंड देंगे तभी ओरिजिनल स्टेट में आएगा, तो इसका मतलब कि स्पिन कितनी हो गई, हाफ हो गई। ये जस्ट एक क्लासिकल व्यू है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बट वो हायर फिजिक्स की बात है। नेक्स्ट है स्पिन 1, यानी अगर स्पिन 1 हो तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि ये 1 राउंड के बाद ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। देखो ये अभी नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, जैसे मैं इसको मूव कराऊंगा तो अभी इसको मैंने कितनी रोटेशन दी, यहां तक 1 रोटेशन दी है, तो 1 रोटेशन के बाद ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गया। तो अगर सिंगल रोटेशन के बाद अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आएगा तो उसको हम कहेंगे कि इसकी स्पिन कितनी है, 1 है। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका कि स्पिन 0 का क्या मीनिंग है, स्पिन 1/2 का क्या मीनिंग है और स्पिन 1 का क्या मीनिंग है। तो ये आपको समझाना था कि एक्चुअली ये 0, 1/2 और 1 का बेसिक मीनिंग क्या है। अब ये जो पार्टिकल्स की स्पिन है ना, स्पिन 0, स्पिन 1/2, स्पिन 1, इस स्पिन की बेस पर हम पार्टिकल्स को क्लासिफाई कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, क्लासिफाई कर देते हैं, क्योंकि ये जो स्पिन 1/2 वाले पार्टिकल्स हैं इनका और बिहेवियर होता है और स्पिन 0 और 1 वाले पार्टिकल्स का और बिहेवियर होता है। ये जो स्पिन 1/2 वाले पार्टिकल्स है ना, वो आते हैं इस कैटेगरी में, उनको हम फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करते हैं, और ये जो स्पिन 0 और 1 वाले पार्टिकल्स हैं इनको हम इसमें स्टडी करते हैं बूज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में। अभी यहां से आपकी थोड़ी थोड़ी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना स्टार्ट होगी। यहां से अभी आपने गौर से सुनना है। फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स बेसिकली इस स्पिन वाले पार्टिकल्स के साथ डील करती है, और ये जो बूज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है वो बेसिकली इन पार्टिकल्स के साथ क्या करती है, डील करती है। अब यहां पर जो स्टैटिस्टिक्स इन पार्टिकल्स के साथ डील करती है वो कौन सी है, फर्मी डायरेक्ट। जब फर्मी डायरेक्ट है तो इस स्पिन वाले पार्टिकल्स को हम कहते हैं फर्मियान्स। फर्मी बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, डायरेक्ट भी एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस स्टैटिस्टिक्स की बेस रखी थी, ये वाली जो स्टैटिस्टिक्स है, तो इसी वजह से इसको कहते हैं फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। तो फर्मी सर के नाम पर ही इन पार्टिकल्स का नाम रख दिया गया फर्मियान्स, यानी ऐसे पार्टिकल्स जिनकी स्पिन 1/2 है उनको हम क्या कहेंगे, फर्मियान्स कहेंगे। और ऐसे पार्टिकल्स जिनकी स्पिन 0 या 1 है उनको हम किधर स्टडी करते हैं, बूज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। बूज भी एक साइंटिस्ट थे, आइंस्टाइन सर भी एक साइंटिस्ट थे, तो इन्हीं के नाम पर ये स्टैटिस्टिक्स है, बूज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन बूज सर की थी, तो इसी वजह से इस स्पिन वाले पार्टिकल्स को हम कहते हैं बूजान्स। क्या कहते हैं, बूजान्स। तो यहां से क्या मालूम हुआ कि हाफ स्पिन वाले पार्टिकल्स कौन से हैं, फर्मियान्स, और 0 या 1 वाले कौन से हैं, बूजान्स। तो समझ में आया कि फर्मियान्स और बूजान्स का क्या मतलब है। अब मैंने आपको बताया था कि 1/2 कौन कौन से पार्टिकल्स की स्पिन होती है, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की। तो इसका मतलब कि फर्मियान्स में फिर कौन आता है, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इसके साथ साथ प्रोटॉन्स और इसके साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी आ जाते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गई फर्मियान्स की एग्जांपल्स। अब बूजान्स में कौन कौन आता है, मैंने आपको बताया था पाइआन्स की स्पिन कितनी होती है, 0, फोटॉन्स की स्पिन कितनी होती है, 1। इसका मतलब है बूजान्स की एग्जांपल में फिर आ जाती हैं पाइआन्स और फोटॉन्स। इस तरीके के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, बूजान्स कहेंगे। मैं यहां पर एग्जांपल्स लिख देता हूं, कौन कौन सी है, फोटॉन और पाइआन, और भी हैं उनको हम आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन यहां तक आपने कुछ बेसिक एग्जांपल्स समझनी है। अब देखो बच्चों, यहां पर ये जो पार्टिकल्स हैं 1/2 स्पिन वाले, इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है।
और इसी तरीके से ये जो 0-1 स्पिन वाले पार्टिकल्स हैं इनकी भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। अब उन्हें देखना यह है कि इनकी कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टी है और इनकी कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये क्यों फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स के रूल्स को फॉलो करते हैं और ये वाले पार्टिकल्स क्यों बूज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के रूल्स को फॉलो करते हैं। ये वाले जो पार्टिकल्स है ना, हाफ स्पिन पार्टिकल्स, ये इकट्ठा रहना पसंद नहीं करते। बस एक रूल याद कर लो, ये जो हाफ वाले हैं ना ये इकट्ठा रहना पसंद नहीं करते, ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये इकट्ठा रहना पसंद कर लेते हैं। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, एकदम हर चीज क्लियर हो जाएगी। हाफ स्पिन वाले पार्टिकल्स इकट्ठा रहना पसंद नहीं करते और ये जो 0-1 स्पिन वाले पार्टिकल्स हैं ये इकट्ठा रहना पसंद करते हैं। तो ये जो इकट्ठा रहना पसंद नहीं ना करते हाफ स्पिन वाले पार्टिकल्स, बेसिकली यही रूल है जिस पर फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है, और ये जो इकट्ठा रहना पसंद करते हैं यही रूल है जिस पर बूज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। देखो, ये जो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स है ना, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि पार्टिकल्स इकट्ठा रहना पसंद नहीं करते। मान लो एक बेंच है, टीचर कहता है कि इस बेंच पे एक बच्चा ही बैठेगा, एक से ज्यादा नहीं बैठेगा, यानी यहां पर ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं बैठेंगे, या फिर वो स्टूडेंट चाहता है कि मैं ही बैठूं, मेरे साथ कोई और ना बैठे। अब ये जो फर्मियान है 1/2 स्पिन वाले पार्टिकल्स, ये एक चेयर पे एक पार्टिकल आएगा, याद रख लो। जिस तरह एक चेयर पे एक बच्चा आएगा, इसी तरीके से ये जो फर्मियान है ये भी एक चेयर पे एक ही आएगा। देखो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, 1/2 स्पिन वाले पार्टिकल्स में स्पिन अप भी हो सकती है, स्पिन डाउन भी हो सकती है, यानी 2 ही केसेस पॉसिबल है, 1/2 स्पिन और -1/2 स्पिन। तो यहां पर चेयर को आप मान लो कि एक स्टेट है, एक सिंगल स्टेट में एक +1/2 स्पिन वाला पार्टिकल आ सकता है और एक -1/2 स्पिन वाला पार्टिकल आ सकता है। इसके अलावा ये किसी तीसरे पार्टिकल को एंटर ही नहीं होने देते। एक चेयर एक टाइप का एक स्टूडेंट, यानी इस चेयर पे अगर +1/2 वाला स्टूडेंट आ गए तो कभी भी +1/2 वाला स्टूडेंट एक और नहीं आ सकता, एक ही रहेगा, एक और +1/2 वाला नहीं आ सकता। तो यही जो रूल है ना, ये वाला रूल, इसको हम कहते हैं पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मैं यहां पर लिख देता हूं पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आपकी बुक में लिखा गया है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जरा बुक पे देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट ओनली वन पार्टिकल ऑफ ए पार्टिकुलर काइंड कैन ऑक्यूपाई अ गिवन क्वांटम स्टेट। ये मान लो एक क्वांटम स्टेट है, सिंगल क्वांटम स्टेट, ये एक क्वांटम स्टेट है। इसमें ये जो पार्टिकल है +1/2, सिर्फ ये एक ही पार्टिकल आ सकता है। अगर दूसरे पार्टिकल ने आना है तो वो अपोजिट स्पिन के साथ आएगा, यानी सेम स्पिन वाला पार्टिकल, सेम काइंड का पार्टिकल एक ही स्टेट में 2 मर्तबा नहीं आ सकता। यानी कि अगर एक स्टेट में, एक क्वांटम स्टेट में एक पार्टिकल +1/2 स्पिन वाला प्रेजेंट है तो कभी भी एक और +1/2 स्पिन वाला पार्टिकल नहीं आ सकता। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बस सिंपल सा रूल याद रख लो कि फर्मियान्स का कहना यह है 1 चेयर 1 स्टूडेंट, यानी कि एक ही तरह के 2 स्टूडेंट एक चेयर पे नहीं आ सकते, एक बेंच पे नहीं आ सकते। देखो +1/2 स्पिन वाला पार्टिकल अगर एक क्वांटम स्टेट में आ चुका है तो उसी क्वांटम स्टेट में एक और +1/2 वाला पार्टिकल नहीं आ सकता। अगर एक और पार्टिकल आना है तो वो -1/2 के साथ आएगा। यानी कि यहां पर एक टाइप की प्रॉपर्टीज रखने वाला पार्टिकल एक क्वांटम स्टेट में एक ही आ सकता है, 2 सेम टाइप के पार्टिकल्स एक क्वांटम स्टेट में नहीं आ सकते। 2 सेम फर्मियान्स, यानी कि 2 फर्मियान्स जो कि सेम स्पिन रखते हैं वो एक ही क्वांटम स्टेट में नहीं आ सकते। देखो ये जो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना, बेसिकली फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स में इसी को पढ़ा जाता है। यानी ये जो फर्मी थे ना, इन्होंने पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को कंसिडर करते हुए ही इस स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद रखी थी, और फिर जो डायरेक्ट सर हैं इन्होंने इसको मजीद एक्सटेंड किया था। अब इसी तरीके से यहां पर बूथ सर ने स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद रखी थी, आइंस्टाइन सर ने इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया था। बूथ सर का ये कहना था कि ये वाले जो पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पिन 0 या फिर 1 है, ये एक स्टेट में बहुत सारे पार्टिकल्स आ सकते हैं, यानी 0 स्पिन रखने वाले पार्टिकल्स एक ही स्टेट में एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। यहां पर तो ये था ना कि जो +1/2 स्पिन रखेंगे पार्टिकल्स, वो एक ही पार्टिकल एक स्टेट में आएगा, यानी अगर दूसरा पार्टिकल आना है तो वो -1/2 स्पिन के साथ आएगा। +1/2 स्पिन वाले 2 पार्टिकल्स एक स्टेट में नहीं आ सकते। लेकिन यहां पर ये जो बूज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है, इसमें हम ये देखते हैं कि जो बूजान्स हैं ये एक ही सिंगल स्टेट में सेम स्पिन वाले बूजान्स आ सकते हैं। एक बेंच है,
उस पे बहुत से स्टूडेंट्स आ सकते हैं। यानी ये जो बोसॉन्स हैं ये इकट्ठा रहना पसंद करते हैं, एक क्वांटम स्टेट में सेम स्पिन रखने वाले बोसॉन्स आ सकते हैं। तो ये है बूज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, यानी कि एनी नंबर ऑफ बोसॉन्स कैन ऑक्यूपाई अ गिवन क्वांटम स्टेट। तो ये वाला रूल याद रहेगा। यहां पर क्या था, +1/2 स्पिन वाला एक ही पार्टिकल एक क्वांटम स्टेट में आ सकता है, अगर साथ दूसरा पार्टिकल आना है तो ऑपोजिट स्पिन लेकर आएगा, यानी कि एक +1/2 स्पिन वाला एक -1/2 स्पिन वाला, इसके अलावा और पार्टिकल आ ही नहीं सकता। लेकिन यहां पर क्या है, बोसॉन्स के केस में होता है कि बहुत से बोसॉन्स एक ही क्वांटम स्टेट में आ सकते हैं, लेकिन यहां पर यह है कि वन काइंड का फर्मियान एक स्टेट में जस्ट एक ही आ सकता है, एक से ज्यादा नहीं आ सकते। अगर दो फर्मियान्स एक स्टेट में प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि एक स्पिन अप के साथ है और एक स्पिन डाउन के साथ है। तो यहां तक फिर आपको बात समझ में आ गई कि बूज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है और फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है। यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स के इस रूल को फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं फर्मियान्स, और ऐसे पार्टिकल्स जो बूज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के इस रूल को फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं बोसॉन्स। तो कुछ समझ में आया कि बोसॉन्स और फर्मियान्स बेसिकली क्या होते हैं। तो अब आपने कितना याद रखना है, आपने जस्ट इतनी बात याद रखनी है कि हाफ स्पिन वाले पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, फर्मियान्स, और 0 और 1 स्पिन वाले पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, बोसॉन्स। तो फिर यहां से हमें क्या मालूम हुआ कि हम स्पिन की बेस पर पार्टिकल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, हाफ स्पिन वाले पार्टिकल्स फर्मियान्स, 0-1 वाले पार्टिकल्स बोसॉन्स। तो यहां से क्लासिफिकेशन हो गई, और जो बोसॉन्स हैं वो बूज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे, और जो फर्मियान्स हैं वो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या फिर हम ये कह सकते हैं फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा गया है। आपकी बुक में सबसे पहला सेंटेंस लिखा गया स्पिन से रिलेटेड, ऑल पार्टिकल्स स्पिन ऑन देयर एक्सिस। यहां पर सेंटेंस होना इस तरीके से चाहिए, ऑल पार्टिकल्स या फिर ऑल फंडामेंटल पार्टिकल्स possess spin which is their intrinsic property। यानी सेंटेंस को इस तरीके से लिख लो, एंड द स्पिन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मेक देम टाइनी मैग्नेट्स। और स्पिन की वजह से ये क्या है, टाइनी मैग्नेट्स है। देखो ये जो स्पिन है ना इलेक्ट्रॉन्स की, बेसिकली ये मैथमेटिकल एक कंसेप्ट है एंगुलर मोमेंटम का, क्वांटम एंगुलर मोमेंटम, जहां से हमें स्पिन के बारे में पता चलता है। ये स्पिन मैथमेटिकली वेरीफाइड है। और दूसरा इसका रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है इनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इलेक्ट्रॉन बेसिकली मैग्नेटिक पार्टिकल के तौर पर बिहेव करता है, यानी इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, एक टाइनी मैग्नेट के तौर पर बिहेव करता है। और इस टाइनी मैग्नेट वाले कंसेप्ट की वजह से ही हम मैथमेटिकली ये लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक स्पिन होती है। तो यहां पर बस आपने इतना याद रखना है कि ऑल फंडामेंटल पार्टिकल्स possess spin which is their intrinsic property and due to this property they act like tiny magnets। तो सेंटेंस याद रहेगा, लिख लो अच्छे तरीके से, फंडामेंटल पार्टिकल्स possess spin which is their intrinsic property and due to this property they behave like tiny magnets। तो याद रहेगा सेंटेंस, बस अच्छे तरीके से वाला सेंटेंस लिख लो। स्पिन वैल्यूज ऑफ कॉमन पार्टिकल्स, यानी कुछ पार्टिकल्स की स्पिन वैल्यूज हमने यहां पर पढ़नी है, जैसे अभी मैं आपको बता चुका हूं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की स्पिन वैल्यू क्या है, 1/2, व्हाइल स्पिन ऑफ फोटॉन इज 1, द स्पिन ऑफ पाइऑन्स इज टेकन एज 0। ये तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इस सेंटेंस में तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब हमने ये देखना है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि पार्टिकल्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं स्पिन के बेस पर, हाफ स्पिन वाले पार्टिकल्स एक साइड पे, 0-1 स्पिन वाले पार्टिकल्स एक साइड पे। इसका मतलब कि यहां से इनकी 2 कैटेगरीज निकलकर आती हैं, फर्मियान्स एंड बोसॉन्स। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे फर्मियान्स। हाफ स्पिन पार्टिकल्स ओबे दी पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मैं आपको बता चुका हूं कि हाफ स्पिन वाले पार्टिकल्स क्या करेंगे, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करेंगे, विच स्टेट्स दैट ओनली वन पार्टिकल ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड कैन ऑक्यूपाई ए गिवन क्वांटम स्टेट। यानी पर्टिकुलर काइंड का सिर्फ एक ही पार्टिकल एक क्वांटम स्टेट में आ सकता है। यानी मान लो ये क्वांटम स्टेट है, इसमें +1/2 वाला अगर एक पार्टिकल आ चुका है तो +1/2 वाला दूसरा पार्टिकल इसमें नहीं आ सकता। अगर दूसरा पार्टिकल इसमें आना है तो वो लाजमी तौर पर -1/2 स्पिन वाला होना चाहिए, यानी स्पिन डाउन वाला पार्टिकल होना चाहिए। तो आपकी बुक में क्या लिखा गया है, which states that only one particle of a particular kind can occupy a given quantum state। just one particle of a particular kind, यानी जो स्पिन अप वाला पार्टिकल है वो एक गिवन क्वांटम स्टेट में आ सकता है। These particles are called fermions। तो इन पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, फर्मियान्स, क्योंकि ये पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं और उनकी स्पिन 1/2 है। नेक्स्ट है बोसॉन्स, पार्टिकल्स विद 0 और होल नंबर स्पिन
डू नॉट ओबे द पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी ये जो पार्टिकल्स है जिनकी स्पिन 0 या फिर होल नंबर स्पिन है 1 2 3 4 5, ऐसे पार्टिकल्स फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को ओबे नहीं करते, यानी कि पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते, बल्कि बूज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि एनी नंबर ऑफ बोसॉन्स कैन ऑक्यूपाई ए गिवन क्वांटम स्टेट। आपकी बुक में भी कुछ इसी तरीके का लिखा गया, पार्टिकल्स विद 0 और होल नंबर स्पिन डू नॉट ओबे पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी जिनकी स्पिन 0 1 होल नंबर होती है, इस तरीके से आगे चलती है, वो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी नहीं करते, क्योंकि पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था कि एक काइंड का पार्टिकल गिवन क्वांटम स्टेट में एक ही आ सकता है, यानी टू सेम काइंड के पार्टिकल्स, टू सेम स्पिन वाले पार्टिकल्स एक ही क्वांटम स्टेट में नहीं आ सकते। लेकिन यहां पर बूज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में क्या है, एनी नंबर ऑफ बोसॉन्स कैन ऑक्यूपाई गिवन क्वांटम स्टेट, यानी एक क्वांटम स्टेट में कितने भी नंबर ऑफ बोसॉन्स आ सकते हैं। यहां पर क्या था कि एक टाइप का एक ही फर्मियान एक स्टेट में आएगा, लेकिन यहां पर एनी नंबर ऑफ बोसॉन्स, यानी कि कितने भी बोसॉन्स एक स्टेट में आ सकते हैं। यहीं से फिर फर्दर एक और कंसेप्ट निकलता है बूज आइंस्टाइन कंडेंसेशन, जिसको बीएस लेवल पर डिस्कस करते हैं। लेकिन यहां तक आपने इतना याद रखना है, एनी नंबर ऑफ बोसॉन्स कैन ऑक्यूपाई अ गिवन क्वांटम स्टेट, यानी बूज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक कोई भी नंबर ऑफ बोसॉन्स एक गिवन क्वांटम स्टेट में आ सकते हैं। तो आपकी बुक में भी लिखा गया है दे आर कॉल्ड बोसॉन्स एज दे ओबे बूज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये वाले पार्टिकल्स इस रूल को फॉलो करते हैं, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, बोसॉन्स। तो यहां पर आपने क्या सिंपली याद रखना है कि 0 और होल नंबर स्पिन वाले पार्टिकल्स पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते, क्योंकि पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि सेम क्वांटम स्टेट में सेम स्पिन रखने वाले टू पार्टिकल्स नहीं आ सकते, यानी एक पार्टिकल ही आएगा एक काइंड का गिवन स्टेट में। लेकिन यहां पर क्या है, ये पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते, यहां पर एनी नंबर ऑफ बोसॉन्स कैन ऑक्यूपाई अ गिवन क्वांटम स्टेट, दे आर कॉल्ड बोसॉन्स एज दे ओबे बूज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। इनको हम बोसॉन्स कहते हैं क्योंकि ये बूज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। तो चलो यहां पर एक छोटा सा माइंड मैप बना लेते हैं कि हमने इसको कैसे याद रखना है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स, क्या लिखोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स, एक रफ साइड पर नोट कर लो, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स। ये अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा काम देगा, बहुत ज्यादा काम देगा। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। तो स्पिन की बेस पर कैसे हम डिवाइड करते हैं, स्पिन की बेस पर कुछ पार्टिकल्स फर्मियान्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, फर्मियान्स कहलाते हैं, और कुछ क्या कहलाते हैं, बोसॉन्स कहलाते हैं। अभी आगे चलकर आपकी बुक में भी यही आएगा और फिर आपको समझ में आएगा कि ये टेबल कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर फर्मियान्स और बोसॉन्स। अब फर्मियान्स की एग्जांपल्स में हमने क्या क्या पढ़ा है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, यही देखा है ना कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इनकी स्पिन क्या होती है 1/2, तो ये क्या कहलाएंगे, फर्मियान्स कहलाएंगे। तो यहां पर ये पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, इनकी स्पिन 1/2 है, ये फर्मियान्स कहलाएंगे। तो यहां पर ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ना, इनको हम कहते हैं कि ये बरियान्स हैं, क्या कहते हैं, बरियान्स, बरियान्स, क्या कहते हैं, बरियान्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लेप्टॉन फैमिली से बिलोंग करता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये लेप्टॉन फैमिली से बिलोंग करता है, तो यहां पर लिख देते हैं लेप्टॉन्स। जिस तरीके से फर्मियान्स की 2 कैटेगरीज है ना, बरियान्स एंड लेप्टॉन्स, इसी तरीके से बोसॉन्स की भी 2 कैटेगरीज है। एक कैटेगरी है मीज़ॉन्स और दूसरी कैटेगरी है गेज बोसॉन्स। क्या कैटेगरी है, गेज बोसॉन्स। गेज बोसॉन्स को हम आगे चलकर हिग्स बोसॉन वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, बस इसको हम यहीं पर रखते हैं कि इसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन बरियान्स, लेप्टॉन्स और मीज़ॉन्स, इनके बारे में आज हमने डिस्कशन करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऑन दी बेसिस ऑफ स्पिन पार्टिकल्स की कितनी कैटेगरीज है, 2, फर्मियान्स, बोसॉन्स। फर्मियान्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, बरियान्स एंड लेप्टॉन्स, और इसी तरीके से बोसॉन्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मीज़ॉन्स एंड गेज बोसॉन्स। तो यहां पर बरियान्स में कौन कौन शामिल है, प्रोटॉन्स और इसके साथ साथ न्यूट्रॉन्स। ये वाला टेबल बना लो, काम आएगा पेपर्स में। लेप्टॉन्स, लेप्टॉन्स में कौन कौन शामिल है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स है, और कौन कौन है, पहले हमने कुछ पढ़े थे, न्यूट्रिनो भी शामिल है, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनोस। आगे चलकर एक टेबल आएगा लेप्टॉन फैमिली वाला, उसमें और भी आएंगे, लेकिन यहां तक बस इतना लिख लो। तो ये वाले पार्टिकल्स बरियान्स हैं, ये वाले कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनोस, ये लेप्टॉन्स में आते हैं। अब मीज़ॉन्स में क्या क्या शामिल है, मीज़ॉन्स में शामिल है पाइऑन्स। कौन शामिल है, पाइऑन्स। पाइऑन्स का हम जो सिंबल यूज करते हैं दैट इज दिस, पाई। और ये पाई पॉजिटिव भी होता है, पाई नेगेटिव भी, पाई न्यूट्रल भी, यानी इसको हम ऐसे भी कहते हैं पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई न्यूट्रल।
ये इसकी 3 टाइप्स है, ये भी आगे चलकर आएंगे, लेकिन जहां तक आपने याद रखना है कि इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पाई नेगेटिव है इसको ऑलरेडी हम यूज भी कर चुके हैं, पाई ऑन प्रोटॉन कोलिजन, जहां पर हमने क्रिएशन ऑफ पार्टिकल के बारे में भी पढ़ा है। तो यहां तक आपको क्या समझ में आया कि स्पिन की बेस पर हम पार्टिकल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं? फर्मियान्स होते हैं, बोसॉन्स होते हैं। फर्मियान्स में कौन कौन आता है? बारियन्स आते हैं, लेप्टॉन्स आते हैं। बारियन्स में प्रोटॉन्स आते हैं, न्यूट्रॉन्स आते हैं। लेप्टॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, न्यूट्रिनोज आते हैं। इसके अलावा और भी आते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन इधर बोसॉन्स में कौन कौन आता है? मीज़ान्स आते हैं, गेज बोसॉन्स आते हैं। मीज़ान्स में सबसे मशहूर मारूफ मीज़ान कौन सा है? पाई मीज़ान्स, यानी कि पाई आंस। इसका सिंबल क्या होता है? पाई से पाई पॉजिटिव भी होता है, पाई नेगेटिव भी होता है और पाई न्यूट्रल भी होता है। ये चार्ट अच्छे तरीके से याद कर लो, एमसीक्यूज में भी काम देगा, इसके साथ साथ चार्ट क्वेश्चन में भी काम देगा। तो यहां तक आपको मैंने पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन पढ़ा दी एक तरीके से स्पिन के मेथड से। आगे चलकर मैं अभी आपको इंटरेक्शन की बेस पर भी पढ़ाऊंगा हेड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स, लेकिन अभी आपकी बुक में भी लिखा गया है, उसको भी पढ़ लेते हैं कि बुक में कैसे लिखा गया। मेजर क्लासेस ऑफ पार्टिकल्स, फर्मियान्स। अभी हमने स्पिन की बेस पर पार्टिकल्स को 2 क्लासेस में डिवाइड किया है, फर्मियान्स और बोसॉन्स। तो पहले फर्मियान्स की बात कर लेते हैं। फर्मियान्स में हमने क्या क्या कहा है? बारियन्स एंड लेप्टॉन्स। तो सबसे पहले बारियन्स की बात करेंगे, फिर लेप्टॉन्स की बात करेंगे। आपकी बुक में भी लिखा गया है फर्दर मेजर क्लासिफिकेशंस आर, जिसमें 2 पॉइंट्स लिखे गए हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। तो बेसिकली बारियन्स और लेप्टॉन्स की बात हुई है। तो यहां पर सबसे पहले बारियन्स की बात करते हैं। तो अभी मैं आपको बता चुका हूं कि बारियन्स में क्या क्या आता है? प्रोटॉन्स आते हैं, न्यूट्रॉन्स आते हैं। न्यूक्लियॉन्स एंड हैवियर पार्टिकल्स। न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन है? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या है? बारियन्स हैं, जैसे भी मैंने आपको बताया है। और हैवियर पार्टिकल्स, हैवियर पार्टिकल्स से मुराद कौन से हैं? जैसे कि लैम्डा पार्टिकल एंड क्यान। अब यहां पर ये जो क्यान है बेसिकली इट इज नॉट बारियन, ये बारियन नहीं है। क्यान के मीजान को कहते हैं और ये बेसिकली मीजान्स की कैटेगरी से, तो इसको इधर लिख लीजिए क्यान, यहां से इसको काट दीजिए। क्यान इज नॉट बारियन। ये जो लैम्डा पार्टिकल है ये बारियन ही है, बट ये जो क्यान है इट इज नॉट बारियन। सिग्मा पार्टिकल जो है इट इज आल्सो बारियन, बट यहां पर ये जो क्यान है इट इज नॉट बारियन, इट इज के मीजान। डेट डिके इनटू न्यूक्लियॉन्स आर कॉल्ड बारियन्स। अब ये वाले जो पार्टिकल्स है ना, जैसे कि लैम्डा पार्टिकल है, ये न्यूक्लियॉन्स में डिके हो जाते हैं, और ये जो बारियन्स है ये बेसिकली हैवी होते हैं। बारियन्स हैवी होते हैं, आपको ऑलरेडी मालूम है कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इनका मैस ज्यादा है, बट जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका मैस कम है। इलेक्ट्रॉन्स लेप्टॉन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब लेप्टॉन्स का मैस कम है, और ये जो बारियन्स है ये हैवी होते हैं, यानी कि बारियन्स का मैस ज्यादा होता है। इसी वजह से लिखा गया बारियन्स आर हैवी एंड लेप्टॉन्स आर स्मॉल। तो लेप्टॉन्स में कौन कौन आ जाता है? अभी मैं आपको बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज, और इसके साथ साथ टौ पार्टिकल भी न्यूट्रॉन्स में आते हैं, उसको हम इस तरीके से टौ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या लिखा है? पार्टिकल्स दैट डू नॉट इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद न्यूक्लियॉन्स आर नोन एज लेप्टॉन्स। जो पार्टिकल्स न्यूक्लियॉन्स के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट नहीं करते, यानी कि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स उन पर असरअंदाज नहीं होती। देखो, जितने भी पार्टिकल्स स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते बेसिकली वो सब लेप्टॉन्स हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, टौ पार्टिकल, न्यूट्रिनोज, ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते, इसी वजह से इनको लेप्टॉन फैमिली में डाला जाता है। तो यही लिखा है, पार्टिकल्स दैट डू नॉट इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद न्यूक्लियॉन्स आर नोन एज लेप्टॉन्स, और ये स्मॉल होते हैं। दीज इंक्लूड इलेक्ट्रॉन्स, टौ एंड न्यूट्रिनोज। इनमें इलेक्ट्रॉन्स शामिल है, न्यूट्रिनोज शामिल है और टौ पार्टिकल्स शामिल है। देखो, बेसिकली हमने स्पिन की बेसिस पर पार्टिकल्स को क्लासिफाई किया है। 2 क्लासेस है, फर्मियान्स, बोसॉन्स। फर्मियान्स में क्या क्या है? बारियन्स और लेप्टॉन्स। बारियन्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया, लेप्टॉन्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हमने पढ़ना है बोसॉन्स के बारे में। तो बोसॉन्स में बेसिकली कौन शामिल है? मीजान्स और गेज बोसॉन्स। गेज बोसॉन्स के बारे में हम हिग्स बोसॉन वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो मीजान्स हैं इनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो यहां पर फर्मियान्स के बाद बोसॉन्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमने एक और हेडिंग लगाई है, नॉन फंडामेंटल नेचर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये जो बीटा डीके है, बीटा माइनस और बीटा प्लस डीके, इसमें हमने देखा था कि न्यूट्रिनोज एमिट हुए थे। न्यूट्रिनो की एमिशन ने हमें यह बता दिया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। जब वो डीके होके और पार्टिकल्स बना रहे हैं तो इसका मतलब कि वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। Both beta decay, beta minus and beta plus processes provide evidence that protons and neutrons are not fundamental particles, कि protons और neutrons fundamental particles नहीं है, क्योंकि फर्दर डीके होते हैं, वहां से न्यूट्रिनोज निकलते हैं। तो these are not fundamental particles। और ये मैं कहां से पता चला? बीटा माइनस और बीटा प्लस डीके से। अब चलते हैं मीजान्स की तरफ, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, हमने पहले फर्मियान्स पढ़ने फिर बोसॉन्स पढ़ने, क्योंकि हम स्पिन की बात कर रहे हैं और स्पिन की बेस पर हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है।
तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले फर्मियान्स थे, दूसरे नंबर पे बूजान्स थे। फर्मियान्स में हमने क्या पढ़ा, बारियन्स एंड लेप्टॉन्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बूजान्स। तो बूजान्स में हम डायरेक्टली मीजान्स को स्टडी करने जा रहे हैं। तो हेडिंग लगाई है डिस्कवरी ऑफ मीजान्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ क्वार्क्स, कि मीजान्स कैसे डिस्कवर हुए और साइंटिस्ट को कैसे मालूम हुआ कि क्वार्क्स भी प्रेजेंट है, यानी कोई और पार्टिकल है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर। तो यहां पर सबसे पहले डिस्कवरी पढ़ते हैं। By the 1960s, many particles similar to protons and neutrons were discovered, यानी बहुत से पार्टिकल्स डिस्कवर हुए न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जैसे, और इसके साथ साथ कुछ मिड साइज पार्टिकल भी डिस्कवर हुए। यानी अगर हम उनको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के साइज के साथ कंपेयर करें तो कुछ मिड साइज के पार्टिकल्स डिस्कवर किए गए थे जिनको नाम दे दिया गया मीजान्स। मोस्ट मीजान्स हैव मैसेज स्मॉलर देन न्यूक्लियॉन्स, यानी ये जो मीजान्स है इनका मैस स्मॉलर देन न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से कम, बट लार्जर देन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से कम मैस बट लार्जर देन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस तो बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन के मैस से ज्यादा और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मैस से कम, दरमियाने साइज के पार्टिकल्स हैं। तो क्या कहा, मीजान्स। सम मीजान्स डिस्कवर्ड लेटर हैव मैसेज ग्रेटर देन न्यूक्लियॉन्स, यानी बाद में फिर कुछ ऐसे मीजान्स भी डिस्कवर कर लिए गए जिनका मैस न्यूक्लियॉन से ग्रेटर था, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बड़ा था। द स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स आर कॉल्ड पाई मीजान्स। देखो जब ये मीजान्स डिस्कवर किए गए ना, तो कुछ मीजान्स ऐसे थे जो स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते थे, कुछ मीजान्स ऐसे थे जो वीकली इंटरेक्ट करते थे। जो स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते थे उनको कह दिया गया पाई मीजान्स, और जो वीकली इंटरेक्ट करते थे उनको कह दिया गया म्यू मीजान्स। और पाई मीजान्स को पाईआंस भी कहा जाता है और म्यू मीजान्स को म्यूआंस भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आया कि पाईआंस का क्या मतलब है। पहले जो हम पाईआंस पढ़ते थे ना, वो बेसिकली यही है जो स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग मीजान्स है, यानी कि स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, उनको हम क्या कहते हैं, पाई मीजान्स, और जो वीकली इंटरेक्टिंग है उनको हम क्या कहते हैं, म्यू मीजान्स। अब यहां पर ये जो पाई मीजान्स और म्यू मीजान्स है, इनमें आप यहां पे एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन है जो कि आपने याद रखनी है। म्यू मीजान्स इनको क्या कहते हैं, पाईआंस, और इनको क्या कहते हैं, म्यूआंस। देखो ये जो चीज है ना, इसको तो अभी भी मीजान्स ही माना जाता है, इसको मीजान्स की कैटेगरी में ही माना जाता है। लेकिन फर्दर जब साइंटिस्ट ने थोड़ी सी रिसर्च की तो उन्हें मालूम हुआ कि ये जो म्यूआंस है ना, बेसिकली ये मीजान्स नहीं है, बल्कि ये लेप्टॉन की कैटेगरी के कुछ पार्टिकल्स हैं। तो फर्दर इनको लेप्टॉन्स में शामिल कर दिया गया। तो अब जो रिसेंट कंसेप्ट है उसमें जस्ट यही है कि पाई मीजान्स जो हैं ये मीजान्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी बेसिकली मीजान्स है। तो इस क्लैरिफिकेशन को आपने याद रखना है। आगे चलकर अभी आपकी बुक में लेप्टॉन फैमिली का एक टेबल आएगा, वो टेबल जो है वो रिसेंट है, उसमें हम म्यूआंस को लेप्टॉन फैमिली में ही पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर क्योंकि ये थोड़ा पुराना कंसेप्ट था, इस वजह से हमने यहां पर भी लिख दिया। इसी वजह से अगर देखें आप तो यहां पर स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स आर कॉल्ड, यहां पर आर यूज किया गया है, व्हाइल द वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स वर नेम्ड, यानी उस वक्त नाम दिया गया था, अब नहीं है। इसी वजह से आपकी बुक में एक जगह पे आर लिखा गया, एक जगह पे वर लिखा गया। ये बात पुरानी है, वो वाली बात नहीं है, वो अभी भी इसी तरह से है, और ये अब लेप्टॉन्स की फैमिली में है। दिस डिस्कवरी लेड टू द कंक्लूजन दैट दीस पार्टिकल्स कुड नॉट बी फंडामेंटल। ये जो डिस्कवरी थी मीजान्स की, इससे साइंटिस्ट को मालूम हुआ कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि ये कुछ स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बने हैं जिनको हम कहते हैं क्वार्क्स। अब ये जो मीजान्स है ना, ये भी क्वार्क से मिलकर बने हैं। एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क जब मिलता है ना तो मीजान्स बनते हैं। इसको हम आगे चलकर क्वार्क्स वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन यहां तक आपने याद रखना है कि ये जो डिस्कवरी ऑफ मीजान्स है, इसी से ही बेसिकली साइंटिस्ट को मालूम हुआ था कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि इनके भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको फिर बाद में नाम दिया गया क्वार्क्स। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं हेड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं, हेड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स। देखो जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं ना, तो वो स्टूडेंट्स साथ के साथ बोलते हैं तो एक प्रॉपर फील आती है क्लास वाली। तो आप लोगों ने इस तरीके से करना है कि जब मैं पूछता हूं ना कि क्या पढ़ने जा रहे हैं या फिर क्या कहते हैं, तो आप फौरन से कमेंट कर दिया करो। इस तरीके से मुझे मालूम होता रहेगा कि आप लोग वाकई लेक्चर को पूरे ध्यान से सुनते हो। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं, हेड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स। तो बेसिकली अब ये जो फंडामेंटल फोर्सेस है ना, इनकी बेस पर भी हम पार्टिकल्स को क्लासिफाई करते हैं। एक क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। अभी तक हमने पढ़ा ही क्या है, जस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स की डेफिनेशन पढ़ी है, ये देखा है कि वो क्रिएट कैसे होते हैं। उसके बाद हम स्पिन पर आ गए थे और स्पिन की बेसिस पर हमने पार्टिकल्स को क्लासिफाई किया है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फंडामेंटल फोर्सेस की बेसिस पर पार्टिकल्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो पहले हेडिंग लगाई है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स बेस्ड ऑन फंडामेंटल फोर्सेस। देखो फंडामेंटल फोर्सेस जो है ये कौन कौन सी हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, और इसके साथ साथ वीक न्यूक्लियर फोर्स है।
इसमें जिस फोर्स की बेसिस पर हम पार्टिकल्स को क्लासिफाई करते हैं बेसिकली वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है। बाकी फोर्सेस की बेस पर भी क्लासिफिकेशन हो सकती है, लेकिन वो इतनी ब्रॉड क्लासिफिकेशन नहीं है। जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की बेसिस पर ही होती है। लेकिन उससे पहले आपकी बुक में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा गया फंडामेंटल फोर्सेस को लेकर के, उसको देख लेते हैं। पार्टिकल्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू 4 फंडामेंटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। देखो ये जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस है ऑब्वियसली पार्टिकल्स पर एक्ट तो कर रही हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स चार्ज पार्टिकल है, उनके दरमियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है, उनका कुछ ना कुछ मैस है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट्स ऑल पार्टिकल्स बट इट्स इफेक्ट एट सब एटॉमिक लेवल इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड जनरली नेग्लेक्टेड। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, सब एटॉमिक लेवल पर इसका इतना इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल्स की मैसेज बहुत कम है। जब मैस बहुत कम होगा तो ये फोर्स भी बहुत कम होगी, इसलिए हम इसको जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स एंड इज वेल अंडरस्टूड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तमाम चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान एक्ट करती है, प्रोटॉन्स के दरमियान में भी एक्ट करती है, और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के दरमियान में भी एक्ट करती है। और ये जो फोर्स है इसको हम कभी कभी कंसिडर करते हैं जहां पर ये जरूरत होती है, लेकिन मेन क्लासिफिकेशन किसकी बेस पर होती है? बेस्ड ऑन स्ट्रांग इंटरेक्शन। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की बेसिस पर पार्टिकल्स को हम मेनली क्लासिफाई करते हैं। और कैसे क्लासिफाई करते हैं? पार्टिकल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन व्हेदर और नॉट they interact via the strong force. They are classified as hadrons and leptons. यानी स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स को कंसीडर करते हुए हम पार्टिकल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स में इंटरेक्शन शो करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंटरेक्शन नहीं शो करते। जो इंटरेक्शन शो करते हैं उनको हम कहते हैं हेड्रॉन्स, और जो इंटरेक्शन नहीं शो करते उनको हम कहते हैं लेप्टॉन्स। तो चलो इसका भी एक छोटा सा माइंड मैप बना लेते हैं, एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, यानी फ्लो चार्ट बना लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि आपकी बुक में क्या लिखा गया। तो यहां पर हेडिंग क्या लगाएंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स। किसकी बेस पर? बेस्ड ऑन स्ट्रांग इंटरेक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स बेस्ड ऑन स्ट्रांग इंटरेक्शन, बेस्ड ऑन स्ट्रांग इंटरेक्शन, स्ट्रांग इंटरेक्शन। तो कैसे क्लासिफाई करते हैं? हेड्रॉन्स और लेप्टॉन्स। तो यहां पर मैं लिख देता हूं हेड्रॉन्स और यहां पर मैं लिख देता हूं लेप्टॉन्स। ये वाले जो मैं आपको फ्लो चार्ट्स बनवा रहा हूं, जस्ट ये फ्लो चार्ट्स भी आप याद कर लो, तो पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड जो भी शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू आ गया आप आसानी से हल करोगे, बहुत ही इजीली हल कर लोगे। बस ये फ्लो चार्ट्स अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो। अब ये जो हेड्रॉन्स है ना, इसकी 2 कैटेगरीज हैं, मीजान्स और इसके साथ साथ बरियान्स। क्या क्या है? मीजान्स एंड बरियान्स। मीजान्स में भी मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन से आ जाते हैं, पाइआन्स आ जाते हैं। और पाइआन्स में कौन कौन है? पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई न्यूट्रल। इसी तरीके से केआन्स हैं, इसमें कौन कौन आ जाता है? के पॉजिटिव, के नेगेटिव, के न्यूट्रल, ये तीनों आ जाते हैं। आपकी बुक में सिर्फ के न्यूट्रल का जिक्र किया गया, लेकिन बेसिकली यहां पर तीनों आते हैं। और बरियान्स में कौन कौन आ जाता है? देखो बरियान्स की बेसिकली फर्दर 2 टाइप्स हैं, बरियान्स की फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस हैं। इसमें न्यूक्लियॉन्स भी आ जाते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी आ जाते हैं, और एक और भी है हाइपरॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन शामिल है? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इसके साथ साथ न्यूट्रॉन्स शामिल है। और लेप्टॉन्स में तो मैं अभी आपको बता चुका हूं कौन कौन शामिल है। इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रिनोस है, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रिनोस है, इसके साथ साथ टू पार्टिकल्स भी हैं। तो ये तीनों याद रहेंगे। बस यही कुछ टेबल है, इसको याद कर लो, बस सब कुछ याद हो जाएगा। कैसे याद करना है? क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स बेस्ड ऑन स्ट्रांग इंटरेक्शन, यानी ऐसे पार्टिकल्स जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं और ऐसे पार्टिकल जो नहीं एक्सपीरियंस करते। तो जो एक्सपीरियंस करते हैं उनको क्या कहते हैं? हेड्रॉन्स। जो नहीं करते उनको क्या कहते हैं? लेप्टॉन्स। हेड्रॉन्स की फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी? मीजान्स एंड बरियान्स। मीजान्स में कौन कौन आता है? पाइआन्स आते हैं, केआन्स आते हैं। बरियान्स में कौन कौन आता है? न्यूक्लियॉन्स आ जाते हैं, हाइपरॉन्स आ जाते हैं। आपकी बुक में जस्ट न्यूक्लियॉन्स है, लेकिन हाइपरॉन्स भी होते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। लेप्टॉन्स में कौन आता है? इलेक्ट्रॉन्स, और इसके साथ साथ न्यूट्रिनोस और टू पार्टिकल। तो याद रहेगा। अब चलिए पढ़ते हैं कि आपकी बुक पर क्या लिखा गया है। सबसे पहला है हेड्रॉन्स। पार्टिकल्स दैट एक्सपीरियंस द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स आर कॉल्ड हेड्रॉन्स। ऐसे पार्टिकल्स जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हेड्रॉन्स कहते हैं। एग्जांपल्स इंक्लूड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पाइआन्स। तो हेड्रॉन्स की एग्जांपल्स कौन सी हैं? पाइआन्स, इसके साथ साथ ये भी तो हेड्रॉन ही है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो बन गए, यानी इन दोनों में से मिलाकर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं हेड्रॉन्स के केस में। तो यही लिखा है, एग्जांपल्स इंक्लूड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड पाइआन्स।
स्ट्रक्चर ऑफ हेड्रॉन्स, तो स्ट्रक्चर ऑफ हेड्रॉन्स में अब हम फर्दर बात करेंगे। हेड्रॉन्स आर कंपोजिट सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। अब कंपोजिट सब एटॉमिक पार्टिकल्स का क्या मतलब है? देखो ये जो वर्ड है ना कंपोजिट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसका मतलब है कि हेड्रॉन्स किसी न किसी चीज से मिलकर बने हैं। तो बेसिकली हेड्रॉन्स क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? क्वार्क्स से। इसमें जो मीजान्स है ना, मीजान्स बेसिकली क्वार्क और एंटी क्वार्क का पेयर होते हैं। क्वार्क प्लस एंटी क्वार्क का पेयर होते हैं। क्वार्क प्लस एंटी क्वार्क। प्रोटॉन्स में एक डाउन क्वार्क होता है, 2 अप क्वार्क्स होते हैं, और न्यूट्रॉन्स में 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क होता है। ये हम आगे चलकर क्वार्क्स वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहां तक आपने इतना याद रखना है कि जो बारियन्स हैं बेसिकली ये 3 क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? 3 क्वार्क्स से। और ये जो मीजान्स हैं ये एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बनते हैं। तो इसी वजह से आपकी बुक में लिखा गया है कि हेड्रॉन्स आर कंपोजिट सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? पहली कैटेगरी है मीजान्स और दूसरी कैटेगरी कौन सी है? बारियन्स। तो यही लिखा है कि एक कैटेगरी मीजान्स है, दूसरी बारियन्स है। सम हेड्रॉन्स आर बूजान्स एंड आर रेफर्ड टू एज मीजान्स। कुछ हेड्रॉन्स बूजान्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? मीजान्स कहते हैं। देखो मीजान्स बेसिकली किस कैटेगरी में फॉल करते थे? अगर स्पिन की बेस पर देखें तो ये बूजान वाली कैटेगरी में आते थे। तो इसी वजह से लिखा है कि कुछ हेड्रॉन्स क्या हैं? बूजान्स हैं, और उनको क्या कहते हैं? मीजान्स कहते हैं। देखो इसी वजह से मैंने यहां पर बोल्ड किया है, सच एज पाइयॉन्स। तो इनमें कौन आता है? पाइयॉन्स आते हैं। अदर हेड्रॉन्स आर फर्मियॉन्स एंड आर नोन एज बारियन्स। तो जो दूसरे हेड्रॉन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? बारियन्स कहते हैं। और बेसिकली ये कौन सी कैटेगरी से हैं? फर्मियॉन्स वाली कैटेगरी से, क्योंकि इनकी जो स्पिन है डेट इज 1/2। इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं? फर्मियॉन्स। वहां पर हमने फर्मियॉन्स कौन कौन से पढ़े थे? बारियन्स एंड लेप्टॉन्स। लेकिन यहां पर जब हम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बेस पर बात करते हैं तो लेप्टॉन्स क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन शो नहीं करते उनको हम सेपरेट कर देते हैं, और बारियन्स क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन शो करते हैं और इसके साथ जो फर्मियॉन्स भी हैं इनको हेड्रॉन्स की कैटेगरी में रखा है। तो ये जो बारियन्स है ये क्या है? बेसिकली फर्मियॉन्स भी हैं। तो ये लिखा है अदर हेड्रॉन्स आर फर्मियॉन्स एंड आर नोन एज बारियन्स with protons and neutrons being key examples, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसकी क्या है? एग्जांपल्स हैं, की एग्जांपल्स हैं। तो यहां तक समझ में आ चुका है आपको। बारियन्स आर मेड अप ऑफ ऑड नंबर ऑफ क्वार्क्स, यूजुअली 3। ये जो बारियन्स हैं ये 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। ऑड नंबर ऑफ क्वार्क से 3 ऑड है, तो इसी वजह से लिखा है बारियन्स आर मेड ऑफ odd number of quarks usually 3, while mesons are made up of even number of quarks usually 2 quarks, 1 quark and 1 anti quark। लेकिन ये जो mesons हैं ये even number of quarks से बनते हैं, usually 1 quark और 1 anti quark। तो समझ में आ गया? यहां तक पता चला कि अगर हमें ये वाला टेबल याद हो जाए किसी भी तरीके से तो हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। हेड्रॉन्स के बाद लेप्टॉन्स को पढ़ते हैं। पार्टिकल्स दैट डू नॉट एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आर नोन एज लेप्टॉन्स। ऐसे पार्टिकल्स जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते उनको हम कहते हैं लेप्टॉन्स। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि हम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बेस पर एक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बेस पर क्लासिफिकेशन कैसे है? हेड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स। हेड्रॉन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं बट लेप्टॉन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते। जब नहीं करते तो इसी वजह से लिखा है पार्टिकल्स दैट डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आर नोन एज लेप्टॉन्स। और लेप्टॉन्स में कौन कौन शामिल है? इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनोस। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स की फिर सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते। लेप्टॉन्स इंटरेक्ट ओनली थ्रू वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस, यानी ये जस्ट वीक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस के जरिए इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो लेप्टॉन्स हैं इनका फंडामेंटल नेचर है। मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर के स्टार्ट में बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स लेप्टॉन्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं और लेप्टॉन्स क्या है? ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं क्योंकि लेप्टॉन्स का कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। तो यहां पर फिर वही बात आ चुकी है, एक्सपेरिमेंट्स हैव नॉट रिवील्ड एनी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लेप्टॉन्स। दे अपीयर टू बी ट्रूली फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। यानी ये ट्रूली फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और इनको हम स्मॉलर पार्टिकल्स में स्प्लिट नहीं कर सकते। तो यही नहीं बताया था मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में कि इलेक्ट्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन्स कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? लेप्टॉन फैमिली से। तो बेसिकली लेप्टॉन सारे के सारे ही फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट है स्पिन। तो इन सब की स्पिन कितनी होती है? 1/2, क्योंकि अभी हमने जो स्पिन की बेस पे क्लासिफिकेशन की थी उसमें हमने फर्मियॉन्स और बूजान्स देखे थे। फर्मियॉन्स की फर्दर 2 कैटेगरीज थी, कौन कौन सी? बारियन्स एंड लेप्टॉन्स। तो लेप्टॉन्स फिर किधर क्यों हुए? फर्मियॉन्स हुए। जब फर्मियॉन्स हैं तो उनकी स्पिन क्या होगी? 1/2। तो यही लिखा है ऑल नोन लेप्टॉन्स हैव स्पिन 1/2 सो दे आर ऑल फर्मियॉन्स। तो इनको हम क्या कहेंगे? फर्मियॉन्स कहेंगे। अब आपकी बुक में लेप्टॉन फैमिली का एक टेबल दिया गया है। अभी इसके आगे और भी थोड़ी सी थ्योरी है लेकिन उसको हम टेबल के बाद पढ़ेंगे। दी लेप्टॉन फैमिली
तो यहां पर हमने लेप्टॉन फैमिली की बात करनी है कि लेप्टॉन फैमिली में कौन कौन शामिल है। तो कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और इसके साथ साथ टौ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन और टौ, मैंने आपको बताया था ना कि म्यूऑन आगे चलकर लेप्टॉन फैमिली में आएगा, तो इसी वजह से हमने इसको यहां पर लिखा है। अब बेसिकली आप इसको ऐसे समझें कि ये एक जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो भी है। सेकंड जनरेशन म्यूऑन है तो म्यूऑन के साथ म्यूऑन न्यूट्रिनो भी है। थर्ड जनरेशन क्या है, टौ पार्टिकल, तो टौ के साथ टौ न्यूट्रिनो भी है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को हम ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ई के ऊपर छोटा सा माइनस। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो को किससे करते हैं, न्यू ई से। म्यूऑन को म्यू माइनस से, म्यूऑन न्यूट्रिनो को न्यू एम से। देखो म्यूऑन है तो एम नीचे लिख देंगे, क्योंकि न्यूट्रिनो को हम हमेशा न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो भी न्यूट्रिनो होगा न्यू लिख के नीचे वो वाला लिख देंगे। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है तो नीचे ई लिख देंगे, म्यूऑन न्यूट्रिनो है तो नीचे एम लिख देंगे। टौ पार्टिकल को टौ नेगेटिव से और टौ न्यूट्रिनो को न्यू टी से, न्यू के नीचे छोटा सा करके टी लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमने इन पार्टिकल्स का मैस डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के मैस की बात करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मैटर और एंटी मैटर वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में इस यूनिट को समझाया था। ये यूनिट कहां से आता है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर से। देखो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, यहीं से अगर मैं M निकालूं तो क्या बन जाएगा, M इज इक्वल टू E अवर C स्क्वायर। तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है, और अगर फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करेंगे तो यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसका मतलब कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, नीचे C स्क्वायर कर देंगे तो बेसिकली क्या बन जाएगा, मैस। तो यहां पर इसी वजह से हमने मैस की रिंग लगाई है। तो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मैस कितना है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अवर C स्क्वायर। ये ऑलरेडी मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखा चुका हूं एनाहिलेशन ऑफ मैटर में, वहां से आप देख सकते हैं, उस लेक्चर करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तमाम मैसेज हमने उसी तरीके से कैलकुलेट किए हैं, यानी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर में वैल्यूज पुट करके। ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है इसका जो मैस है वो लेस देन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -7। इस लेस देन का मतलब होता है इससे बहुत लेस। जब डबल लेस देन लगा दें तो उसका मतलब है बहुत ज्यादा लेस होता है। तो लेस देन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर C स्क्वायर। नेक्स्ट म्यूऑन है, तो म्यूऑन का जो रेस्ट मैस है दैट इज 105.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर C स्क्वायर। म्यूऑन न्यूट्रिनो का कितना है, लेस देन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -7। और इसी तरीके से नीचे टौ है तो टौ का कितना है 1777। देखो इसको टा भी पढ़ते हैं और टौ भी पढ़ते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशंस हैं, आपका जो मर्जी है पढ़ सकते हैं, टा भी पढ़ सकते हैं, टौ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ना वो बेसिकली ये कौ के रिदम पर आता है, इसे हम कहते हैं ना कौ, इसी तरीके से टौ, तो मैं इसको टौ पढ़ता हूं। तो यहां पर 1777 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर C स्क्वायर। टौ न्यूट्रिनो का क्या है, लेस देन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर C स्क्वायर। अब नेक्स्ट है चार्ज Q। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो हम माइनस यूनिट्स में लिख रहे हैं, यानी कि -1। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो जो है ये बेसिकली न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ऑलरेडी मैं आपको बीटा डीके में बता चुका हूं। तो यहां पर इसका हमने चार्ज 0 लिख दिया है। म्यूऑन इसके ऊपर नेगेटिव है -1। म्यूऑन न्यूट्रिनो कितना है 0, न्यूट्रिनो जहां पर भी आएगा चार्ज 0, सीधा 0। टौ पार्टिकल के ऊपर भी नेगेटिव है तो ये भी -1। अब हमने इन सब पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल्स डिस्कस करने हैं। देखो पहला इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल E- तो पॉजिट्रॉन का E+। अब जो न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल है उसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो न्यूट्रिनो का अपना सिंबल क्या है, न्यू। तो न्यू के ऊपर अगर बार लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो बन जाएगा। तो यहां पर ये जो न्यू E है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इसका जो एंटी पार्टिकल है उसका सिंबल क्या होगा, न्यू E बार, यानी कि एंटी पार्टिकल पे हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। यहां पर जस्ट साइन नेगेटिव है तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये जो म्यूऑन है इसका जो एंटी पार्टिकल है वो म्यू पॉजिटिव होगा, यानी म्यू नेगेटिव की बजाय म्यू पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है म्यूऑन न्यूट्रिनो, इसको हमने न्यू एम से रिप्रेजेंट किया है तो न्यू एम के ऊपर बार लगा देंगे, एंटी पार्टिकल का सिंबल बन जाएगा। यहां पर टौ नेगेटिव है तो यहां पर टौ पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर न्यू टी है तो इसको क्या कर देंगे, न्यू टी बार। अगर ऊपर बार लगा देंगे तो ये किसका सिंबल बन जाएगा, एंटी पार्टिकल का। यहां पर भी किसका सिंबल है, एंटी पार्टिकल, यहां पर भी किसका सिंबल है, एंटी पार्टिकल। तो यहां तक आपको ये टेबल भी समझ में आ चुका है। ये वाला जो मैंने ऊपर लिखा है जस्ट रफ वर्क है, ये जो टेबल है ये एक प्रॉपर नीट टेबल है, इसको आपने इसी तरीके से अपने नोट्स में नोट करना है। और अगर पेपर में लेप्टॉन फैमिली के बारे में पूछा जाए तब भी आपने ये वाला टेबल बनाना है। अब नेक्स्ट हमने इस टेबल से रिलेटेड ही कुछ बातें करनी है। ईच पेयर इंक्लूड्स ए चार्ज पार्टिकल, हर पेयर में एक चार्ज पार्टिकल है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है। ये देखो 3 पेयर्स है, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टौ, इनमें एक एक चार्ज पार्टिकल है। देखो
यहां पर भी चार्ज है, यहां पर भी चार्ज है, यहां पर भी चार्ज है, और एक एक न्यूट्रल पार्टिकल है। इसका मतलब ई नेगेटिव, म्यू नेगेटिव, टो नेगेटिव, ये तीनों क्या बन गए? चार्ज पार्टिकल। ईच पेयर इंक्लूड्स ए चार्ज पार्टिकल। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, इसके साथ साथ म्यूऑन, इसके साथ साथ टो पार्टिकल। इट्स एसोसिएटेड न्यूट्रिनो एंड द कोरस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल्स। उसका एसोसिएटेड न्यूट्रिनो भी है। इलेक्ट्रॉन का एसोसिएटेड न्यूट्रिनो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। म्यूऑन का एसोसिएटेड न्यूट्रिनो कौन सा है? म्यूऑन न्यूट्रिनो। टो का एसोसिएटेड न्यूट्रिनो कौन सा है? टो न्यूट्रिनो। तो यही बात लिखा है कि इनमें से हर चार्ज पार्टिकल का एसोसिएटेड न्यूट्रिनो भी टेबल में लिखा है और इसके साथ साथ कोरेस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल भी लिखा है। अब इसी वजह से मैंने ये वाला जो पैराग्राफ है इसको टेबल के बाद में लिखा है, क्योंकि बेसिकली ये टेबल से ही रिलेटेड है। चार्ज leptons can combine with other particles to form composite particles such as atoms and positronium। यानी कि जो चार्ज leptons है, देखो इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल ले लो, इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन अगर लो इस तरीके से, तो ये बन नहीं जाएगा, क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन एटम बन जाएगा, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ही होता है। तो इसका मतलब कि अगर एक चार्ज लेप्टॉन किसी अदर पार्टिकल से मिलेगा तो एक कंपोजिट पार्टिकल बन सकता है जिसमें एटम भी शामिल है और इसके साथ साथ पॉजिट्रोनियम भी बन सकता है। न्यूट्रिनोज रेयरली इंटरेक्ट विद मैटर एंड आर कंसीक्वेंटली रेयरली ऑब्जर्व। न्यूट्रिनोज मैटर के साथ बहुत रेयरली इंटरेक्ट करते हैं और इसी तरीके से इनको ऑब्जर्व भी इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी मैं आपको ये बात बीटा डीके में पढ़ा चुका हूं। मैंने आपको वहां पर बताया था कि न्यूट्रिनो जो है बेसिकली ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है और इसका मैस भी बहुत स्मॉल होता है। जब मैस भी बहुत स्मॉल है, ऊपर से है भी न्यूट्रल, तो इसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। तो इसी वजह से यहां पर लिखा है कि न्यूट्रिनोज मैटर के साथ भी रेयरली इंटरेक्ट करते हैं और इनको रेयरली ऑब्जर्व किया जाता है। बट द बेस्ट नोन ऑफ ऑल लेप्टॉन्स इज द इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो सबसे बेस्ट नॉन लेप्टॉन है, जो कि हमें अच्छे तरीके से मालूम है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि लेप्टॉन्स कैसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स, टो पार्टिकल्स और न्यूट्रिनोज। तो सबसे बेस्ट नॉन लेप्टॉन्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, बेस्ट नोन ऑफ ऑल लेप्टॉन्स इज, तो क्या आंसर होगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। फाइनली आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है? आज के लेक्चर में हमने पार्टिकल फिजिक्स को स्टार्ट किया है। पार्टिकल फिजिक्स की अलिफ बे यानी इसकी एबीसी पढ़ी है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कोई हायर फिजिक्स की बात अंदर ना आए। आपको जो बात भी बताऊं वो एक प्रॉपर एब्सोल्यूट बिगनिंग से स्टार्ट करूं। तो उम्मीद है कि आपको ये तमाम कंसेप्ट्स अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। बस अब आपने क्या करना है कि इस आर्टिकल को जिस तरीके से मैंने लिखवाया हेडिंग्स की फॉर्म में, इसी तरीके से आपने अपने नोट्स में लिखना है और इसी को याद करना है। और अगर पेपर में आया तब भी ऐसे लिख के आना है, वहां पर आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। तो डेट्स इट, आपको यही कुछ चाहिए। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। आज के लेक्चर में मैं जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो हेड्रॉन्स और लेप्टॉन्स वाला कंसेप्ट है ना, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और स्पिन वाला कंसेप्ट भी एमसीक्यूज के लिए और इसके साथ साथ ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्मियान्स आपसे पूछ सकता है, बुजान्स के बारे में पूछ सकता है, हेड्रॉन्स के बारे में पूछ सकता है, लेप्टॉन्स के बारे में पूछ सकता है। तो आपने अच्छे तरीके से वो जो मैंने आपको फ्लो चार्ट्स बनवाए थे वो याद करने हैं। अगर आप फ्लो चार्ट्स याद कर लेंगे तो ये आर्टिकल आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर का एक एक कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाला आर्टिकल कैसा लगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये आर्टिकल अच्छे तरीके से समझ में आ सके। क्योंकि इसमें काफ़ी हायर फिजिक्स की टर्म थी, लेकिन उनको मैंने बेस लेवल पर आपको समझाने की कोशिश की है। अगर बीएस के स्टूडेंट्स होते तो उनको तो काफ़ी एडवांस लेवल पर समझाया जा सकता था। उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट्स पढ़े हुए होते हैं, इसके साथ साथ उन्होंने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ी हुई होती है। लेकिन आपको भी मैंने कुछ ना कुछ नो हो दे दिया है। तो उम्मीद है कि आपको तमाम कंसेप्ट्स अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सके। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।